So let's start chapter 7 of the statistics index numbers. एक एग्जांपल लेके समझते हैं सबसे पहले हम। जैसे एक एग्जांपल है, रवि मार्केट में जाता है और ही फाइंड्स दैट प्राइसेस ऑफ मोस्ट कमोडिटीज़ हैव चेंज्ड, और तब उसको पता लगता है कि बहुत सी कमोडिटीज़ का प्राइस मूल्य जो है वो तो चेंज हो चुका है। कुछ आइटम क्या है कॉस्टलियर हो चुके हैं और कुछ क्या है सस्ते हो चुके हैं। और जब वो मार्केट से वापस आता है वो अपने पिता को बताता है सारे मार्केट में जो चीज़ें वो देख के आता है, ईच एंड एवरी काइंड ऑफ आइटम्स कितना महंगा हो गया है, कितना सस्ता हो गया है, प्राइस चेंजेस के बारे में अपने फादर को बताता है और दोनों उससे हैरान हो जाते हैं। द इंडस्ट्रियल सेक्टर कंसिस्ट ऑफ मैनी सब सेक्टर्स, ईच ऑफ दैम इज चेंजिंग। सेम उसी तरीके से अब इसको एनालॉजी को फर्दर एक्सपेंड करें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उसमें बहुत से सब सेक्टर्स है और सब डायनेमिक है, चेंज होते रहते हैं। The output of some subsectors are rising while it is falling in subsectors. The changes are not uniform. Description of individual rates of change will be difficult to understand. Can a single figure summarize these changes? So, इतना डायनामिज्म है, कोई इंडस्ट्री बढ़िया परफॉर्म कर रही है, कोई सब सेक्टर ऑफ द इंडस्ट्री लेस परफॉर्म कर रहा है, तो क्या कोई एक नंबर हो सकता है जिससे सारी की सारी परफॉर्मेंस हम मेजर कर सकें? आइए ये चैप्टर पढ़ते हैं और पता लगाते हैं क्या ऐसा कोई इंडेक्स है, ऐसा कोई इंडेक्स नंबर है जो हम बना दें और जिससे हमको ये चेंजेस जो होते रहते हैं, कभी बढ़ा कभी घटा, कभी बढ़िया परफॉर्म किया कभी इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं किया, कभी ग्रोथ हुई कभी डी ग्रोथ हुई। सो ये सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करते हैं इस चैप्टर में। सो एक केस लेते हैं। पहला केस लिया हमने, एक इंडस्ट्रियल वर्कर है जिसकी सैलरी 1,000 रुपये 1982 में, आज वो 12,000 रुपये कमा रहा है। सो कैन दिस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग Can his standard of living be said to have risen 12 times during this period? By how much should his salary be raised so that he is as well off as before? 1,000 रुपये कमा रहा था कोई इंडस्ट्रियल वर्कर 1982 में, आज उसकी सैलरी लेट्स से 12,000 है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है 12 गुना इम्प्रूव हो गया है? नो, वी कैन नॉट, क्योंकि महंगाई भी बढ़ी है और उसके खर्चे जो होंगे वो ज़्यादा होंगे महंगाई के अकॉर्डिंग। सो केस 2 लेते हैं हम। यू मस्ट बी रीडिंग अबाउट द सेंसेक्स इन द न्यूज़पेपर्स। द सेंसेक्स क्रॉसिंग 8,000 पॉइंट्स is indeed greeted with euphoria. When Sensex dipped 600 points recently, it eroded investors' wealth by 1,53,690 crores. What exactly is Sensex? केस 2 की बात करते हैं हम। तो सेंसेक्स के बारे में सुना होगा आपने, जैसे सेंसेक्स क्रॉसिंग 8,000 पॉइंट्स इज इंडीड ग्रीटेड विद यूफोरिया। जब सेंसेक्स 8,000 पॉइंट्स जंप कर जाए तो सबको खुशी होगी, बहुत ज़्यादा सारे क्या है कि खुशी मनाएंगे कि बढ़िया क्या है कि सबके लिए एक खुशखबरी वाली बात है, एक बढ़िया एक खुशी वाली बात है। व्हेन सेंसेक्स डिप्ड 600 पॉइंट्स रिसेंटली, और एक डाटा है जब सेंसेक्स क्या हुआ, सेंसेक्स 600 पॉइंट्स नीचे आ गया, 600 पॉइंट्स डिप कर जाता है, तो जो इन्वेस्टर्स है उनको नुकसान दे देता है 1,53,000 और 690 करोड़ रुपए का। यू सी, इतना पॉइंट नीचे आ रहा है सेंसेक्स, 600 पॉइंट नीचे गिर रहा है, और जो इन्वेस्टर्स का पैसा लगा था तो 1,53,690 करोड़ रुपए जो इन्वेस्टर्स के लगे थे वो डूब जाते हैं, वो उनको लॉस हो जाता है इतना। सो अब समझ में आ रहा होगा कि क्या है सेंसेक्स, फिर थोड़ा थोड़ा आइडिया डेवलप होने लग गया होगा। सो सारी बात करेंगे डिटेल में चैप्टर में। तीसरा केस लेते हैं। गवर्नमेंट से इन्फ्लेशन रेट विल नॉट एक्सेलरेट ड्यू टू द राइज इन प्राइस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। और तीसरा केस है, तीसरा केस लेते हैं हम। गवर्नमेंट सेज इन्फ्लेशन रेट विल नॉट एक्सेलरेट ड्यू टू राइज इन प्राइस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। हाउ डज वन मेजर इन्फ्लेशन? गवर्नमेंट कहती है कि महंगाई जो बढ़ रही है वो पेट्रोल के जो दाम बढ़ रहे हैं उससे प्रभावित नहीं होगी। तो ये महंगाई क्या चीज़ है, इन्फ्लेशन क्या चीज़ है? सो इन्फ्लेशन रेट विल नॉट एक्सेलरेट ड्यू टू राइज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। हाउ डज वन मेजर इन्फ्लेशन? जो जितने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, मान लो कि उनका प्राइस बढ़ गया है, महंगाई आ गई है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में आ गई है, लेकिन गवर्नमेंट ने ये एक मतलब की स्टेटमेंट दे दी, बेशक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स महंगे हो जाए, बेशक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का प्राइस इंक्रीज हो जाए, लेकिन जो इन्फ्लेशन है हमारे देश में, हमारी इकोनॉमी में जो महंगाई है वो बढ़ेगी नहीं, वो मतलब कि जितने लेवल पे है उतनी रहेगी, यानी कि इन्फ्लेशन अफेक्ट नहीं होगी, प्रभावित नहीं होगी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के प्राइसेस इंक्रीज होने से। These are sample of questions you confront in your daily life. A study of index number helps in analyzing these questions. तो ये अब 1 2 3 3 केसेस 1 2 3 हमने स्टडी की है। अब थोड़ा थोड़ा आइडिया होने लग गया होगा कि हमको इंडेक्स नंबर्स की स्टडी क्यों करनी चाहिए। यदि हमको इंडेक्स नंबर का पता हो तो हम क्या अनुमान लगा सकते हैं, क्या स्टैटिस्टिकली प्रिडिक्ट कर सकते हैं,
क्या स्टैटिस्टिकली एनालाइज कर सकते हैं, कैसे स्टैटिस्टिकली हम डाटा प्रोसेस कर सकते हैं। सो व्हाट इज़ एन इंडेक्स नंबर? इंडेक्स नंबर क्या है? ये एक स्टैटिस्टिकल डिवाइस है चेंज मेजर करने के लिए। और चेंज मेजर किस में करना है? जो वेरिएबल्स, ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स जो है वो चेंज हो रहे हैं, तो वो कितना चेंज हो रहे हैं वो चेंज मेजर करना, ये कौन करता है? इंडेक्स नंबर करता है। अभी देखा हमने कि कभी जैसे कि कोई जैसे कि महंगाई की बात करें, कोई आइटम्स है, कुछ कमोडिटीज़ है, मान लीजिए 4-5 कमोडिटीज़ है, 2 साल पहले का प्राइस है किसी के पास में, आज का प्राइस है, एनालाइज करके देख रहे हैं कितनी महंगाई बढ़ गई, तो एक इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं हम कि उससे पता लग जाएगा कि 5 कमोडिटीज़ का प्राइस 2 साल पहले कितना था और आज कितना है। सो ये जो हम चेंज मेजर कर पा रहे हैं, यानी कि वेरिएबल्स क्या है, इधर जो 5 कमोडिटीज़ का प्राइस है वो इनिशियली कुछ था और आज कुछ है, तो वो चेंज हुआ है, इनको वेरिएबल्स बोल दिया हमने, प्राइसेस को। सो इन प्राइसेस को हम क्या है कि इन वेरिएबल्स को, जो प्राइसेस वेरिएबल है, तो इनको हम क्या है कि क्या चेंज आया है, मैग्नीट्यूड क्या है चेंज का, वो निकाल लेते हैं इंडेक्स नंबर से। इंडेक्स नंबर रिप्रेजेंट्स द जनरल ट्रेंड ऑफ डाइवर्जिंग रेशियोज फ्रॉम विच इट इज कैलकुलेटेड। इट इज अ मेजर ऑफ एवरेज चेंज इन ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स ओवर 2 different situations. The comparison may be like categories such as persons, schools, hospitals, etc. An index number also measures change in value of variables such as prices of specified list of commodities, volume of production in different sectors of an industry, production of various agricultural crops, cost of living, etc. तो यानी कि कुल मिला के अब तक हम समझ चुके हैं कि कुछ चेंज नाप लेते हैं, मेजर कर लेते हैं, वेरिएबल्स जो चेंज होते रहते हैं, तो 5 वेरिएबल्स है, 10 वेरिएबल है, जितने भी कमोडिटीज़ लिए हमने, तो वेरिएबल्स का जो चेंज हुआ है वो मैग्नीट्यूड नापना कम्स अंडर द डोमेन ऑफ इंडेक्स नंबर्स। तो ये कहाँ कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल्स को? जैसे कोई कमोडिटी है, कोई चीज़ है, वस्तु है, उसका मूल्य बढ़ा घटा, वहाँ पे हम इंडेक्स नंबर से पता लगा सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इंडस्ट्री, कि जो उत्पादन हो रहा है, जो जितना ज़्यादा सामान बनाया जा रहा है इंडस्ट्रीज़ में, वो पहले कितना बनता था, आज कितना बनता है, वो एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस निकाल लें हम इंडेक्स नंबर की मदद से, है ना। तो वो एक इंडेक्स नंबर निकाल लें चलो हम, तो एक मैग्नीट्यूड जो चेंज है उसका मैग्नीट्यूड मेजर कर लेना इंडेक्स नंबर की मदद से। या फिर प्रोडक्शन ऑफ वेरियस एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग एटसेट्रा, या फिर जो तरह तरह की जो कृषि फसलें होती हैं जिसको उगाया जाता है, तो कितना मतलब उनमें चेंज आ रहा है, पहले कितनी फसलें उगाई जा रही थी, उनकी मतलब कि कितने हेक्टेयर में कितनी ज़्यादा फसल उगाते थे, हार्वेस्ट करते थे, बाद में क्या चेंज हुआ, जैसे कि कुछ टेम्परेचर से, क्लाइमेट से चेंज आए, कुछ जो फार्मर्स की प्रेफरेंसेस से चेंज आए। तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं, तो क्वान्टिटेटिवली बात कर रहे हैं हम, तो नंबर्स में क्या चेंज आ रहे हैं वो हम एनालाइज करें, तो वो भी हम इंडेक्स नंबर्स की मदद से एनालाइज कर सकते हैं। या फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग, कि किसी का, एक आम जने का, आम इंसान का रहने का खर्चा कितना लगता है, वो एनालाइज करना हो, कि मान लो कि 2 साल पहले किसी का रहने का खर्चा कुछ था और आज कुछ है, और ऐसे इंडिविजुअल्स ले लिए हमने, 10 इंडिविजुअल्स पे स्टडी कर रहे हैं, और 10 सारे मतलब कि अलग अलग इनकम वाले हैं। मान लो एक इंसान है जिसकी एनुअल इनकम है 30 लाख रुपये, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं हम, तो एक 25 लाख है, एक कोई इंसान है जिसकी सैलरी मान लो 10 लाख है, धीरे धीरे ऐसे डिसेंड करते आ रहे हैं, और एक इंसान है जिसकी मान लो कि लास्ट जो 10वां इंसान है उसकी सैलरी है 1 लाख रुपए साल की एनुअल इनकम है। तो अब हम कॉस्ट ऑफ लिविंग निकाल रहे हैं इन 10 जनों की, 2 साल पहले इनका कितना खर्चा लगता था सालाना रहने के लिए, जो सैलरी में से कितना माइनस करते थे ये अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग, और आज कितना लग रहा है। तो वो एक गैप निकाले हम दोनों, ये 10 वैल्यूज़ 2 साल पहले थी और 10 वैल्यूज़ 2 साल पहले है, इनका एक गैप निकाले हम, एक मैग्नीट्यूड निकालें, वो हम इंडेक्स नंबर की मदद से निकाल सकते हैं। सो वही हम स्टडी करते हैं। सो अब फॉर्मूलाज की तरफ प्रोसीड करते हैं। सो कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंडेक्स नंबर। सो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल। जैसे कमोडिटी है हमारे पास में, कमोडिटी ए, बी, सी, डी एंड ई, ए बी सी डी 4 ले लेते हैं हम, 4 कमोडिटीज ले ली हमने, और बेस पीरियड प्राइस दे रखा है और करंट पीरियड प्राइस दे रखा है। बेस पीरियड प्राइस पी नोट दे रखा है उनका, बेस पीरियड प्राइस पी नोट दे रखा है, और करंट पीरियड प्राइस P1 दे रखा है। करंट पीरियड प्राइस P1 दे रखा है, और ये रुपीज में दे रखा है प्राइस, और परसेंटेज चेंज दे रखा है उनका, परसेंटेज चेंज, so we are given percentage change. Now
सो वैल्यूज़ फिल करते हैं एक बार। एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दे रखा है 2542, सो दिस इज 2542 एंड 4653 परसेंटेज चेंज कितना आया, 4 माइनस 2 2, ये 2 है ओरिजिनल, 100%, 200%, सॉरी 100%। सो व्हाट इज द परसेंटेज चेंज, 4 2, 4 माइनस 2 इज 2, सो दिस इज 2, 100% चेंज आ गया आपका। सो परसेंटेज चेंज इज 100%। यहाँ पे क्या है, 5 है, यहाँ पे 6 है, 6 माइनस 5 1, 1/5 इंटू 20, सो 20% चेंज आ गया। यहाँ पे 5 है, यहाँ 4 है, सो गैप कितना है, 5 माइनस 4 1, 1/4, 25% चेंज आ गया। यहाँ पे 3 है, यहाँ 1 है, गैप कितना है 1 का, 1/2, यानी कि 50% चेंज आ गया। 100, 20, 25 एंड 50 एनसीईआरटीज़ में दे रखा है, क्रॉस चेक कर लो उससे। सो एनसीईआरटी में दे रखा है, क्रॉस चेक कर लो उससे। So as you observe in this example, the percentage changes are different for every commodity. If the percentage changes were the same for all 4 items, a single measure would have been sufficient to describe the change. However, percentage change differ, and reporting the percentage change for every item will be confusing. It happens when the number of commodities is large, which is common in any real market situation. A price index represents these changes by single numerical measure. There are two methods of constructing an index number. It can be computed by aggregative method and by method of averaging relatives. So पहला method use करते हैं the aggregative method. So let's discuss the first method, aggregative method. First method की बात करते हैं अब हम, aggregative method. Method 1, aggregative method. So formula is P01 is sigma P1 upon sigma P0, sigma P1 upon sigma P0 into 100. So the formula for a simple aggregative price index is P01 is sigma P1 upon sigma P0 into 100, where P1 and P0 indicate the price of commodity in current period and base period respectively. ठीक है, तो इससे कैलकुलेट कर लेते हैं हम. So before we do the mathematical operation, let's focus here first of all. Let's focus on this data. So इस डाटा पे फोकस करते हैं हम, तब हमको कुछ पता लगेगा. जैसे जो चेंज आ रहा है, परसेंटेज चेंज, कमोडिटी ए में जो परसेंटेज चेंज आ रहा है वो 100 का आ रहा है, कमोडिटी बी में परसेंटेज चेंज 20 का आ रहा है, कमोडिटी सी में परसेंटेज चेंज 25 का आ रहा है, कमोडिटी डी में परसेंटेज चेंज 50 का आ रहा है. यानी कि कमोडिटी ए 100% चेंज हो चुकी है. अब कमोडिटी बी का जो प्राइस है वो 20% चेंज हो चुका है, कमोडिटी सी का प्राइस 25% चेंज हो चुका है, कमोडिटी डी का प्राइस 50% चेंज हो चुका है. यानी कि जो प्राइस की परसेंटेज चेंज हो रही है नॉन यूनिफॉर्म है. यूनिफॉर्म होता तो क्या पता कोई हम और मैथमेटिकल लॉजिक लगा लेते, बट दीज आर ऑल नॉन यूनिफॉर्म. पहले केस में 100, दूसरे में 20, फिर 25, फिर 50, ये चेंजेस आ रहे हैं. सो अब क्या है कि हम एक ऐसा मेथड निकाल लेते हैं कि ये जो चेंज आया है कितना आया है वो हम कैलकुलेट कर सके. सो एग्रीगेटिव मेथड जो है इंडेक्स निकालने का, उसका फॉर्मूला है P01, डोनेट ऐसे करते हैं, P01 इज सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100. सो P01 दिस इज बेस पीरियड, बेस प्राइस, बेस ईयर प्राइस, ये मतलब करंट ईयर प्राइस, या फिर इसको ऐसे डोनेट, ये जो 0 और 1 लिखा है इसका मतलब क्या है वो लिख लेते हैं हम. ये बेस ईयर दिखाता है और ये क्या दिखाता है, करंट ईयर. सिग्मा P1, P1 क्या है, P1 क्या है, करंट ईयर, P1 is current year price and P0 is base year price. So let's have a glance over the formula. यानी कि क्या बोला जा रहा है फॉर्मूला में, फॉर्मूला इज सेइंग कि जो करंट पीरियड प्राइस है, करंट ईयर वाले जो प्राइस है
उन सब का समीशन करना है ऊपर न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या करना है, जो बेस ईयर के प्राइसेस है उन सब का समीशन करना है। सो इसको फॉर्मूला को ऐसे एक्सपेंड करके और लिख लेते हैं हम। जैसे हमारे पास यहाँ पे कितनी वैल्यूज़ है, 4 वैल्यूज़ है। सो ये हम लिख देते हैं कि P1 4653, यानी कि इसका मतलब है कि न्यूमरेटर में P1 की सारी वैल्यूज़ को ऐड करके लिखना है। सो 4 प्लस पहली वैल्यू 4, अगली वैल्यू 6, अगली वैल्यू 5, अगली वैल्यू 3 अपॉन सिग्मा पी नोट, यानी कि ये वाला पी नोट का कॉलम है, ये सारी वैल्यूज ऐड करके लिख दो इधर। ये होगी 2 प्लस 5 प्लस 4 प्लस में 2 इनटू क्या आगे 100। इसको आगे कैलकुलेट करो। सो कैलकुलेटिंग इट फर्दर, P01 is 10 plus 8 upon 7 plus 6 into 100, जो कि बन रहा है 18 अपॉन 13 इंटू 100। सो इसको आगे फर्दर कैलकुलेट करते हैं। सो कैलकुलेट इट, पॉइंट में एग्जैक्ट लिखना है अपने को। वी गोट 18 अपॉन 13 इंटू 100, 138.46 अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 138.46, ये आ रहा है इतना। एनसीईआरटी में लगभग इतना दे रखा है, 138.5 बोल दिया इसको। सो अप्रोक्सीमेटली लिख दिया, लिख सकते हैं ऐसे। सो अब इंडेक्स नंबर थोड़ा समझ में आया होगा, क्या है इंडेक्स नंबर। ठीक है, एक बार फिर देख लो हमने क्या किया है इसमें, कि हमारे पास में कोमोडिटीज़ है, 4 कोमोडिटीज़ है, ए बी सी और डी। उनके कुछ प्राइसेस हैं, बेस ईयर प्राइस है पी नोट, करंट ईयर प्राइस है P1 और परसेंटेज चेंज है उनका। कोमोडिटी ए का प्राइस 2 रुपये है बेस ईयर में, यानी कि चलो इसका भी एग्जांपल समझना है तो ये मान लो कि 2024 की बात, 2000 हम बात कर रहे हैं 23 की, और ये बात कर रहे हैं करंट पीरियड की बात कर रहे हैं, मान लो 2026 की आज फिलहाल की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अब शायद समझ जाओगे सही से। सो यानी कि 2023 में तो रेफरेंस कहाँ से ले रहे हैं, 2023 का। करंटली कहाँ बात कर रहे हैं, 2026 में। 2026 में जो प्राइसेस है वो P1 से लिख दिए इन 4 चीज़ों के, और 2023 में जो प्राइसेस है इन 4 कमोडिटीज़ के वो हमने P नोट से लिख दिए। नाउ ये कमोडिटी ए है, इसका प्राइस 2 रुपये था 2023 में और 4 रुपये हो गया 2026 में। चेंज आ रहा है 100%। चेंज कैसे निकाल लिया भाई, ये 2 है, ये 4 है, इन दोनों को माइनस करो, 4 माइनस 2 2 आ गया, और ये 2 कितने से चेंज हुआ, 2/2 करोगे, यानी कि चेंज आया 2 का, और इनिशियली कितना था 2, 2/2 इंटू 100% चेंज आ गया आपका। अगला ये निकालोगे परसेंटेज चेंज, 6 माइनस 5 1, बेस क्या लोगे 5, 1/5 इंटू 100 20 बन गया। ठीक है, दे नहीं रखा एनसीईआरटी में, शायद नहीं होगा तुम्हारे, तो डाटा एज इट इज़ दे रखा है तो वो यहाँ पे लिख दिया हमने, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सो 4 5 25%, 2 3 50%। बात समझने वाली है, ये सारे नॉन यूनिफॉर्म परसेंटेज चेंजेस है, सब अलग अलग परसेंटेज चेंजेस है। तो अब क्या कैसे डील करें फिर। सो इसलिए डील करना है हमको, तो एग्रीगेटिव जो फॉर्मूला है उससे हम इंडेक्स नंबर निकालने की कोशिश करते हैं पहले। सो यूजिंग द एग्रीगेटिव फॉर्मूला, इसको लिखने का तरीका है P01, यानी कि 0 जो बेस ईयर हमने कौन सी ली है 2023 वाली, और करंट ईयर हमने लिए 2026। सो इनमें चेंजेस क्या आ रहे हैं, यानी कि हम फॉर्मूला लिख रहे हैं P01 का मतलब क्या है, करंट ईयर में जो प्राइस है वो चेंज कहाँ से हुए हैं, बेस कहाँ से लिया है 2023 से। ठीक है, ये लिखने का तरीका है, नोटेशन है। फॉर्मूला है सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0। P1 इज करंट ईयर प्राइस, यानी कि 2026 में जो प्राइस है, और P नोट इज जो बेस ईयर प्राइस है, यानी कि 2023 में जो प्राइस है। सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P नोट इंटू 100। सिग्मा P1 यानी कि P1 कॉलम में जितनी भी वैल्यूज है सबको ऐड कर देना है, और सिग्मा P नोट का मतलब है P नोट कॉलम में जितनी भी वैल्यूज है उनको ऐड कर देना है। सो वही किया हमने। सो ये देखो कि इधर P नोट है, इधर P1 है, ऊपर हमने क्या करना है कि P1 सबको ऐड करके लिखना है, 4 प्लस में 6 प्लस में 5 प्लस में 3 अपॉन क्या करना है, ये वाला ऐड करके लिखना है 2 प्लस में 5 प्लस में 4 प्लस में 2 इंटू 100। सो कैलकुलेट करेंगे इसको तो ये आ रहा है 138.5।
सो एग्रीगेटिव मेथड का जो फॉर्मूला है P01 इज सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P नोट इंटू 100। इससे हमने देख लिया कि हमने जो इंडेक्स निकाला है दैट कम्स आउट टू बी 138.5 where P1 and P naught indicate the price of commodity in current period and base period respectively using data from example। ये हमने फॉर्मूला निकाल लिया। Here price is said to have risen by 38.5%। अब जो हमने 138.5 निकाला है P01, सो P01 इज 138.5, यानी कि ये हमने P01 निकाला है, लेकिन चेंज भी तो निकालना है हमको। सो कितना चेंज हुआ है पहले से, तो पहले इनिशियली 100 था बेस ईयर में, अब कितना हो गया 138.5। सो चेंज कितना आ रहा है 138.5 माइनस 100, सो ये आ गया 38.5%। सो प्राइसेस कितने इंक्रीज हो गए, सो जैसे कि परसेंटेज निकालना है आपको, सो 100 से डिवाइड कर देंगे तो परसेंट बन जाएगा। सो प्राइसेस हैव increased by 38.5% in 2026। 2026 में 38.5% इतना क्या है कि प्राइसेस बढ़ चुके हैं। तो इनिशियली जो एग्जांपल देखा था हमने, जैसे कि इधर परसेंट बनाना है इसका आगे, सो 38.5 अपॉन 100 इंटू 100, ये आपका परसेंट बन गया जो कि आ गया 38.5%। नाउ फोकस हेयर, इनिशियली हमारे पास में जो परसेंट चेंज थे, यहाँ 100 था, यहाँ 20 था, यहाँ 25 था, यहाँ 50 था, लेकिन हमको तो सारी कमोडिटीज़ का एक वो चाहिए था, कैसे क्या चेंज क्या है प्राइसेस में। सो ये तो इंडिविजुअल कमोडिटीज़ के चेंज हमने निकाले थे, हमको चाहिए पूरे के पूरे, मान लो कि एक जो ट्रेंड है ना, एक जनरल जो ट्रेंड है वो कितनी महंगाई ले आया, चलो प्राइसेस कितने बढ़ गए, अब दाम कितने बढ़ गए, तो वो हमने इंडेक्स वैल्यू से निकाल लिया, इंडेक्स निकाल के। तो अब मान लो कि ये हमारा इतना आया था, इनिशियली 100 था ये, सो अब 100 से 138.5, 38.5% क्या है कि जो प्राइसेस में चेंज आया है, या फिर कह दें हम जो प्राइसेस बढ़े हैं कुल मिला के जनरल जो व्यू है 38.5%, इस दर से अब प्राइसेस 2026 में बढ़ चुके हैं। डू यू नो दैट hence we can say price is said to have risen by 38.5%। Do you know that such an index is of limited use? The reason is that the units of measurement of prices of various commodities are not the same. It is unweighted because the relative importance of the items has not been properly reflected. The items are treated as having equal importance or weight, but what happens in reality? In reality, the items purchased differ in order of importance. 4 items occupy a large proportion of our expenditure. In that case, an equal rise in the price of an item with large weight and that of an item with low weight will have different implications for overall change in the price index. The formula for a weighted aggregative price index is P01 is sigma P1 बात करते हैं अभी, ठीक है। तो एक इधर कमी क्या है, जैसे कि हम देखें इधर, what is the difference? ये जो फॉर्मूला लिखा हमने सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P नोट, सो वी हैव रिटन दिस फॉर्मूला सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P नोट। यहाँ पे एक नोट करने वाली बात क्या बनती है, किसी ने नोट किया हो तो यानी कि सारी वैल्यूज ऐड करना 4 6 5 3 अपॉन 2 + 5 + 4 + 2, ठीक है। लेकिन जो एक इनका जैसे वेटेड एवरेज निकालते हैं, लास्ट टू लास्ट जो सेंट्रल टेंडेंसी वाला हमारा चैप्टर था, तो वेटेड एवरेज निकाला हमने, यानी कि वजन कितना है, इंपॉर्टेंस कितनी है किसी चीज़ को, किसी का वेट कितना है, बोलते ना इस बात में ज़्यादा वजन है, ये बात तो ज़्यादा वजनदार है, तो अहमियत कितनी है किसी चीज़ की। 4 + 6 + 5 + 3, यानी कि हम मान के चल रहे हैं सारे एक जैसे अहमियत है, सबकी बराबर अहमियत है, सबका बराबर क्या है कि एक वेट है। सबका मान लो कि 1 1 मान लिया, तो उससे काम क्या है कि या कुछ भी माने तो ऊपर नीचे वो कट जाता है ना, फ़र्क नहीं पड़ता। तो सिंपली ऐसे लिख देते हैं हम 4 + 6 + 5 + 3, सबका 100 100 माने तो 100 यहाँ कॉमन आ गया और नीचे भी कॉमन आ जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, है ना, तो बात वही होगी। तो ज़्यादा मतलब कि कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P नोट, जैसे कि हम आम जो लाइफ है उसमें बात करें, आम जो एक इंसान होता है, जो एक एवरेज इंडिविजुअल होता है, उसको कुछ चीज़ें चाहिए होती है, कमोडिटीज चाहिए होती है अपना घर चलाने के लिए।
जो सबसे ज़्यादा कमोडिटी चाहिए, जो वस्तु चाहिए उसको, उसका वेट सबसे ज़्यादा होगा, है ना। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो ठीक है। तो एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, जैसे सब्जी सबको चाहिए डेली और रोटी सबको चाहिए डेली। और उसका मतलब कि हम एक बात करें, जैसे कि कोई फ्रूट है, कीवी फ्रूट है जैसे, तो घरों में कीवी फ्रूट लेके आना और जो सब्जी रोटी डेली बनना, सबसे ज़्यादा अहमियत किस बात को दी जाएगी कि जैसे कि जो सब्जी है वो लेके आई जाए और जो रोटियां जो आटा है वो लेके आया जाए रोटियों के लिए। एक तो ये है, तो इसका वजन ज़्यादा है कि हमको ज़्यादा मतलब कि एक जो आम घर होता है, एक जो मिडिल क्लास फैमिली का एक जो घर हाउस होल्ड होता है, उसमें आटा जो होना है वो पूरी सप्लाई में होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। और जो डेली मान लो कि जो फ्रीक्वेंसी है सब्जी लाने की, कोई एक दिन में लाता है, कोई एक दिन छोड़ के लाता हो, तो जो फ्रीक्वेंसी है सब्जी और जैसे कि जो आटा है वो आना चाहिए, अहमियत उसकी है, वजन उसमें है, रेदर देन कोई क्या है कि कीवी पे फोकस कर रहा है। हो सकता है किसी को जरूरत हो, किसी की डेलिकेसी हो कीवी खाना, लेकिन हर एक तो नहीं लेके आता उसको। इसलिए क्या है कि ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है हमको, है ना। तो अब समझ गए होंगे कि ज़्यादा ज़रूरत, अहमियत किस चीज़ की है। अहमियत एक जो आम इंसान होता है वो अहमियत देगा रोटी सब्जी को, सब्जी रोटी को, तो वो सप्लाई अपनी पूरी करेगा। तो इसीलिए अब हमको समझ में आ गया होगा, जैसे कि जो 4 कमोडिटीज़ हमने बात की है, सो ABCD 4 कमोडिटीज़ आर हेयर, सबको हमने बराबर बराबर माना है, तो ये फॉर्मूला लगा दिया हमने, फिट हो गया। लेकिन कमोडिटी ए का कुछ वजन हो, यानी कि उसकी कुछ अहमियत हो, ठीक है, सिग्निफिकेंस ज़्यादा हो, ए का वजन ज़्यादा हो, वेट ज़्यादा हो, तब हमको यूज़ करना पड़ेगा वेटेड वाला मेथड। सो वेटेड इंडेक्स मेथड हम यूज़ करेंगे उसमें। सो वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स। नेक्स्ट टॉपिक इज वेटेड weighted aggregative price index। एक एग्जांपल लेके समझते हैं हम। लेट्स टेक एन एग्जांपल फर्स्ट। सो सेम एग्जांपल लेते हैं, एनसीईआरटी में जो दे रखा है वो एग्जांपल लेते हैं, मतलब सेम। सो 4 कमोडिटी है ABCD कमोडिटी। So we are given commodity, then base period दे रखा है, and current period दे रखा है, so commodities are ABCD। और base period में 2 कॉलम और है, प्राइस और क्वांटिटी। जैसे प्राइस बोल दिया P0 और क्वांटिटी बोल दिया हमने Q0। इसमें भी प्राइस और क्वांटिटी, जैसे कि P1, जैसे कि Q1। सो एनालाइजिंग इट फर्दर, कमोडिटी है हमारे पास में कमोडिटी A, कमोडिटी B, कमोडिटी C एंड कमोडिटी D। सो 2542 2542 प्राइसेस है इनके 2542, जैसे पिछले एग्जांपल में लिखे थे रुपीस में। लेकिन क्वांटिटी कितनी मात्रा में खरीदे गए, क्वांटिटी भी दे रखी है 10 12 20 10 10 12 20 10 12 20 15। और इधर दे रखा है 4 6 5 and 3, 4 6 5 3, and quantities are 5 10 5 10 15 15 and 10। सो नाउ फोकस हियर। जो पिछला एग्जांपल था उसमें जो कमोडिटीज खरीदी गई थी ABCD, वो सारी मान ली गई थी कि क्वांटिटी उनकी सेम ही थी,
ठीक है। यानी कि कमोडिटी ए है, जैसे कि कमोडिटी ए दाल है, कमोडिटी बी चावल है, कमोडिटी सी कुछ और है। तो यानी कि कमोडिटी ए जो दाल है और कमोडिटी बी जो चावल है वो 1-1 किलो खरीदी गई है या 10-10 किलो खरीदी गई है। सारी 10-10 किलो है, चारों कमोडिटी 10-10 केजी, सारी एक जितनी खरीदी गई है। लेकिन यहाँ पे अंतर आ गया। क्या अंतर आ गया? कमोडिटी ए है, कमोडिटी बी है, कमोडिटी सी और कमोडिटी डी है, उनका जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है, यहाँ पे 10 यूनिट खरीदी गई है, यहाँ पे 12 यूनिट खरीदी गई है, यहाँ पे 20 यूनिट खरीदी गई है, यहाँ पे 15 यूनिट खरीदी गई है। समझ पा रहे हो? यानी कि बेस पीरियड जो हमने लास्ट एग्जाम्पल में 2023 माना था, 2023 में जो ए कमोडिटी है वो 10 यूनिट खरीदी, बी जो कमोडिटी है वो 12 यूनिट खरीदी गई, सी कमोडिटी है वो 20 यूनिट खरीदी गई, डी कमोडिटी है वो 15 यूनिट खरीदी गई। लास्ट एग्जाम्पल में हमने मान लिया था सारी एक जितनी मात्रा में खरीदी गई है, 10 10 10 10 10, और वहाँ पे भी मान लिया था 10 10 10 10 10। भाई मान लो 10 था, 20 मान सकते हो कि सारी कम्युनिटी 20 20 20 20, यहाँ पे भी 20 20 20 20 20 बराबर मात्रा में, सबका वेट सेम था, बराबर मात्रा में खरीदी गई थी, इसलिए वो 20 ऊपर और नीचे कट जाता है, कॉमन आ जाता है, सो फर्क नहीं पड़ता। तो सेम जो क्वांटिटी हो, या फिर बात ही नहीं करनी है वेट कितना है, क्वांटिटी कितनी है, अजम्पशन ही ले लेते हैं सारी क्वांटिटी सेम है, सारी मतलब कि सबका वेट सेम है, मात्रा सेम है, क्वांटिटी सेम है, तो वो जो मेथड था एग्रीगेटिव जो प्राइस इंडेक्स वाला वो चल जाता है। लेकिन जब क्वांटिटीज़ की बात करनी हो, अलग अलग क्वांटिटीज़ है अभी, सारी अलग अलग मात्राओं में खरीदी गई हैं चीज़ें, और वो अलग अलग मात्राओं में कैसे खरीदी जाएगी, जिसको ज़्यादा ज़रूरत हो जिस चीज़ की, यानी कि वजन जिसका ज़्यादा हो, अहमियत जिसकी ज़्यादा हो, सो क्वांटिटीज से लिख दिया उसको, वजन को क्यू नोट से लिख दिया। सो क्यू नोट बेस ईयर 2023 में है 10 यूनिट ए क्वांटिटी की, ए कमोडिटी की क्वांटिटी 10 यूनिट है, बी कमोडिटी की 2023 में क्वांटिटी 12 यूनिट है, सी कमोडिटी की 2023 में क्वांटिटी 20 यूनिट है, डी कमोडिटी की 2023 में क्वांटिटी 15 यूनिट है। 2026 ये हमने मान के चले थे, हम एग्जाम्पल माना है हमने। 2026 में ए कमोडिटी 5 यूनिट खरीदी गई है, बी कमोडिटी 10 यूनिट खरीदी गई है, सी कमोडिटी 15 यूनिट खरीदी गई है, डी कमोडिटी 10 यूनिट खरीदी गई है। अब आपको एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा। अब फॉर्मूला लिखते हैं हम। सो इसमें जो फॉर्मूला है P01 इज, जो फॉर्मूला है हमारा, फॉर्मूला इज P01 is equal to sigma P1 Q naught, sigma P1 Q naught upon sigma P naught Q naught, sigma P naught Q naught into 100, sigma P1 Q naught upon sigma P naught Q naught into 100. So this is the formula. सो दिस इज द फॉर्मूला। देखो इसको फॉर्मूला को एक बार, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड यूज कर रहे हैं, तो क्वांटिटीज़ को कंसिडर कर लिया गया है। तो क्वांटिटीज़ को जब कंसिडर किया जाएगा, सो इंडेक्स फॉर्मूला बन जाएगा P01 इज सिग्मा P1 Q नोट अपॉन सिग्मा P नोट Q नोट इंटू 100। ये अपनी क्या की बेस ईयर है, ये बेस ईयर दिखा रहा है, ये अपना करंट ईयर दिखा रहा है, P0 क्या दिखा रहा है, बेस ईयर प्राइस, Q0 क्या बता रहा है, बेस ईयर क्वांटिटी, और P1 क्या बता रहा है आपको, करंट ईयर प्राइस, और Q0 आपको क्या बता रहा है, बेस ईयर क्वांटिटी। नाउ पुट इन द फॉर्मूला। सो
पहले हम ये फॉर्मूला डिस्कस करते हैं, फिर अगला फॉर्मूला डिस्कस करते हैं एक और। सो ये फॉर्मूला डिस्कस करते हैं एक बार, इसमें वैल्यूज रख देते हैं हम। सो पुट द वैल्यूज, सो पुटिंग द वैल्यूज वी नो P01 इज सिग्मा P1 Q नोट अपॉन सिग्मा P नोट Q नोट, यानी कि P1 को और Q नोट को मल्टीप्लाई करना है। ये P1 है, दिस इज P1, और ये आपका Q नोट है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते जाना है कि पहली एंट्री क्या होगी 10 इंटू Q नोट कितना है, चलो P1 से शुरू करना है। P1 कितना है 4 इंटू Q नोट कितना है 10, ब्रैकेट बंद, प्लस में ये क्या है आपका करंट प्राइस, अगला 6 है और क्वांटिटी 12 है, 6 इंटू 12, यानी कि यहाँ जो है और यहाँ जो है इनको मल्टीप्लाई करके लिखना है और समीशन यानी कि ऐड करना है, सिग्मा यानी ऐड करना है, प्लस में ये 5 इंटू 20, ये 5 इंटू 20, प्लस में 3 इंटू 15। ठीक है, इतना कर दिया हमने। अगली जो एंट्री फिल करनी है हमको, डिवाइड बाई P नोट Q नोट। P नोट कहाँ, ये रहा, Q नोट ये रहा, यानी कि ये जो दो कॉलम्स है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते करते ऐड करना है। सो पहला मल्टीप्लिकेशन हो गया P नोट Q नोट का 2 इंटू 10, 2 इंटू 10, समीशन लगा हुआ है, सिग्मा लगा हुआ है, यानी कि सबको ऐड करना है। अगली वैल्यू है 5 इंटू 12, 5 इंटू 12, अगली वैल्यू है 4 इंटू 20, 4 इंटू 20, अगली है 2 इंटू 15। ठीक है, और ये तो हमने P नोट Q नोट की वैल्यूज लिख दी भाई, क्या क्या बन रही है कि यहाँ P नोट है, यहाँ Q नोट है, इनको मल्टीप्लाई करते करते हम लिखते गए। लेकिन सिग्मा लगा है यानी कि सबको प्लस करना है, ऐड करना है, तो सिग्मा यानी कि बीच में प्लस साइन और लगा देना है, सब में ऐड करना है भाई सबको हमको। ठीक है, सो इंटू 100 बचा हुआ है अभी, इंटू 100 और है फॉर्मूला में, इंटू 100। सो इसको कैलकुलेट करो आगे फर्दर, इंटू 100। सो करो कैलकुलेट आगे। सो ये आएगा आपका सो P01 इज 40 प्लस 72 प्लस 100 प्लस 45 अपॉन 20 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 30 इंटू 100। तो ये बन रहा है P01 इस, इनको ऐड किया हमने लगभग, ये इनको ऐड करते हैं, ये आएगा 257 अपॉन 257 अपॉन, इनको ऐड करो सो 190, ये हो गया 100 और ये 90, 190 इंटू 100। सो कैलकुलेटिंग इट, ये आएगा 135.3, 135.3, 135.3। सो ये वैल्यू आ रही है आपकी 135.3। अब किसी ने गौर किया हो इधर, फोकस किया हो इधर, तो किसी की ऑब्जर्वेशन पावर बढ़िया है। ये जो फॉर्मूला लिखा है ना हमने, ये फॉर्मूला, ठीक है, देखो इस फॉर्मूला को एक बार कि P01 इज सिग्मा P1 Q नोट अपॉन सिग्मा P नोट Q नोट। P नोट के साथ में Q नोट समझ में आता है हमको, P1 के साथ में हमने Q नोट लिखा हुआ है। दो तरीके हैं लिखने के, या तो सिग्मा P1 Q1 लिख देते या सिग्मा P1 Q नोट लिख देते हम। ठीक है, तो जब हम ये लिखते हैं सिग्मा P1 इंटू Q नोट, यानी कि जो करंट ईयर है उसके साथ में जो क्वांटिटी मल्टीप्लाई करते हैं, लास्ट ईयर वाली, बेस ईयर वाली क्वांटिटी मल्टीप्लाई करते हैं Q नोट वाली। और अगला जो तरीका है लिखने का, सिग्मा P1 Q1 लिखेंगे, यानी कि P1 इंटू क्या है कि जो क्वांटिटी लिखेंगे वो करंट ईयर वाली क्वांटिटी लिखेंगे। सो ये दो तरीके हैं फॉर्मूला लिखने के। और मान लो कि नीचे भी हम क्या है कि इसकी जगह P नोट Q1 लिख लें। ठीक है, सो ये जो तरीका है इस पे बात करते हैं एक बार। दिस मेथड यूजेस द बेस पीरियड क्वांटिटीज एज वेट्स। ये जो मेथड फिलहाल हमने डिस्कस किया है, इस मेथड में बेस ईयर जो है उसकी जो क्वांटिटीज़ है उनको वेट्स मानते हैं हम। क्या बोला हमने कि जो बेस ईयर है, बेस ईयर में जो क्वांटिटीज़ है उन क्वांटिटीज़ को वेट्स मानते हैं इस मेथड में। दिस मेथड यूजेस द बेस पीरियड क्वांटिटीज एज वेट्स। A weighted aggregative price index using base period quantities as weights is also known as
लेस पेयर्स प्राइस इंडेक्स। और ये जो तरीका है फॉर्मूला लिखने का कि जिसमें हम क्वांटिटीज़, देखो ये जो क्यू नोट लिखा हुआ है, यानी कि वेट किसको मान रहे हैं, बेस ईयर क्वांटिटीज़ को बेस मान रहे हैं, बेस ईयर क्वांटिटीज़ को हम वेट मान रहे हैं। सो वेट किसको माना जा रहा है, बेस ईयर क्वांटिटीज़ को। सो इस मेथड में जो क्वांटिटी ली जा रही है एज अ वेट वो बेस ईयर से ली जा रही है। सो बेस ईयर क्वांटिटी इज यूज्ड एज वेट इन दिस मेथड, और इस मेथड का नाम है लेस पेयर्स प्राइस इंडेक्स। सो इसको मेथड को फॉर्मूला को हम बोल देते हैं दिस मेथड इज नोन एज लेस पेयर्स प्राइस इंडेक्स। सो ये जो प्राइस इंडेक्स है, दिस इंडेक्स इज कॉल्ड एज लेस पेयर्स प्राइस इंडेक्स। लेस पेयर्स प्राइस इंडेक्स में जो वेट लिया जाता है तो उसमें जो क्वांटिटी एज अ वेट यूज़ की जाती है वो बेस ईयर वाली क्वांटिटी या फिर क्यू नोट यूज़ की जाती है। ऊपर भी क्यू नोट है और नीचे भी क्यू नोट है। सो दूसरा तरीका, दूसरा जो मेथड है वो उसमें क्या यूज़ करेंगे आगे हम, उसमें Q1 यूज़ करेंगे। करंट ईयर जो है उसमें जो क्वांटिटीज़ है उनको एज अ वेट यूज़ किया जाएगा। सो नेक्स्ट, सिंस द करंट period quantities differ from the base period quantities, the index number using current period weights give different value of the index number. So अगला हम फॉर्मूला बात करते हैं परचेज प्राइस इंडेक्स। सो फॉर्मूला लिखते हैं एक बार फिर बात करेंगे। सो अगला जो फॉर्मूला है उसमें जो प्राइस इंडेक्स लिखेंगे हम, सो P01 इज सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। सो इसको हम नाम दे देते हैं परचेज प्राइस इंडेक्स। इसमें जो वेट यूज़ किया जाता है Q1, यानी कि जो करंट ईयर में क्वांटिटी है, जो करंट ईयर में क्वांटिटीज़ है उनको एज अ बेस यूज़ किया जाएगा। जो करंट ईयर में क्वांटिटीज़ है Q1 उनको एज अ वेट यूज़ किया जाएगा, यानी कि Q1 जो कि करंट ईयर क्वांटिटीज़ है उनको एज अ वेट यूज़ किया जाता है इस मेथड में। सो यूजिंग दिस फॉर्मूला इंडेक्स निकालते हैं इस बार। सो पुट द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला। सो P01 वुड बिकम P1 इंटू Q1, ये है P1 ये है Q1, 4 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 15 प्लस 3 इंटू 10 अपॉन P0 Q1। लुक केयरफुली, ये P0 का कॉलम है, ये वाला P0, और ये Q1 का कॉलम है। सो P0 इंटू Q1, पहला 2 इंटू 5 हो जाएगा, अगला 5 इंटू 10 हो जाएगा, अगला 4 इंटू 15 हो जाएगा, अगला 2 इंटू 10 हो जाएगा। सो केयरफुली इनको नोट करना है। सो 2 इंटू 5 P0 Q1, 2 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 15 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 100। सो P01 हो जाएगा 20 प्लस
60 प्लस 75 प्लस 30 अपॉन 10 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 6 इंटू 100। सो इससे P01 आ जाएगा हमारा 132.1। Checking the sound. So 132.1 सो इन दोनों फॉर्मूला से जो P01 आ रहा है अलग अलग आ रहा है। इस फॉर्मूला से हमने देखा 132.1 आ रहा है, और जो दूसरा फॉर्मूला है उससे देखेंगे सो हमारा आ रहा था 135.3, क्योंकि दोनों में जो वेट यूज़ किया गया है, एक फॉर्मूला में जो वेट यूज़ किया गया है Q नोट यानी कि क्वांटिटीज़ ऑफ द बेस ईयर, उनको एज ए वेट यूज़ किया गया है। और इस वाले फॉर्मूला में P01 जहाँ पे 132.1 आ रहा है, यहाँ पे जो वेट यूज़ किया गया है वो जो क्वांटिटीज़ यूज़ की गई है, जो क्वांटिटीज़ यूज़ की गई है वो करंट ईयर क्वांटिटीज़ है, यानी कि करंट ईयर क्वांटिटीज़ को एज ए वेट यूज़ किया गया है इस फॉर्मूला में। यानी कि दो तरीक़ों से हम क्या है कि प्राइस इंडेक्स लिख सकते हैं, दो तरीक़ों से हम इंडेक्स लिख सकते हैं, वो हमने देख लिया। Now proceeding further, method of averaging relatives. Next method is method of averaging relatives. Formula is P01 is 1 upon n into sigma of P1 upon P naught into 100, where P1 and P naught indicate the price of ith commodity in the current period and the base period respectively. P1 क्या है? Price of ith commodity in the current period, and P naught is price of ith commodity in the base period. So let's take an example. एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसको हम। जैसे कि कमोडिटी दे रखी है हमको A B C D, P नोट प्राइसेस है यहाँ पे उनके, और यहाँ पे P1 प्राइसेस है। So P नोट आर 2542 2542 and P1 prices are 4653 4653। सो फोकस करो इस एग्जाम्पल पे। अगला जो मेथड है एवरेजिंग रिलेटिव वाला, यानी कि मेथड ऑफ एवरेजिंग रिलेटिव्स। सो रिलेशन निकाल लेना विद रिलेट टू, यानी कि रेशियो निकाल लेना। कुल मिला के बात करें तो P1 अपॉन P नोट, ठीक है। तो एक कॉलम बना लेते हैं, इधर एक कॉलम बना लेते हैं हम, ये वाला कॉलम P1 अपॉन P नोट का, P1 बाई P नोट। तो P1 बाई P नोट 4/2 4 अपॉन 2, ये 6 अपॉन 5, ये 5 अपॉन 4, ये आपका 3 अपॉन 2, ठीक है। ये हो गया, आपका कॉलम बन गया। सो
अब इसमें सब्सटीट्यूट कर दो कि सिग्मा, यहाँ पे लिख लो सिग्मा ऑफ P1 P नोट क्या होगा। सो सिग्मा ऑफ P1 अपॉन P नोट इज 4/2 प्लस में 6/5 प्लस में 5/4 प्लस में 3/2। यह आपका बन गया सिग्मा ऑफ P1 P नोट, सिग्मा ऑफ P1 अपॉन P नोट, सिग्मा ऑफ P1 बाई P नोट। सो इस फॉर्मूला में रखेंगे। अब फॉर्मूला इज P01 इज 1 अपॉन n इंटू सिग्मा P1 अपॉन P नोट इंटू 100 इज 1 अपॉन n इंटू सिग्मा ऑफ P1 अपॉन P नोट इंटू 100। सो वो निकाल लिया हमने। सो P01 इज 1 अपॉन, कॉमोडिटीज कितनी है टोटल 1 2 3 4, सो n इज 4, 1 अपॉन 4 इंटू सिग्मा ऑफ P1 अपॉन P नोट जस्ट ऊपर कैलकुलेट किया हमने। सो दैट इज 4 अपॉन 2 प्लस 6 अपॉन 5 प्लस 5 अपॉन 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 100। सो ये आ जाएगा कैलकुलेट होके 149। सो डिस्कस करते हैं अब है क्या ये मेथड ऑफ एवरेजिंग रिलेटिव्स। So method of averaging relatives. When there is only one commodity, the price index is the ratio of price of commodity in the current period to that in the base period, usually expressed in percentage terms. The method of averaging relatives takes the average of these relatives when there are many commodities. The price index number using price relatives is defined as P01 is 1 upon n into sigma of P1 upon P naught into 100, where P1 and P naught indicate the price of ith commodity in the current period and base period respectively. The ratio P1 upon P naught into 100 is also referred to as price relative of the commodity. N stands for the number of commodities. In the current example it is 1 upon 4, it is 4. Thus the price of the commodity have risen by 49%. यानी क्या करें, हम रेशियो निकाल लें हम कि ये जो प्राइस आ गया है एक करंट पीरियड में और ये प्राइस था बेस पीरियड में, यानी कि करंट जो ईयर है, करंट जो पीरियड है उसमें ये प्राइस कमोडिटी ए का 4 है और ओरिजिनली 2 था। तो रेशियो निकाल के देखा हमने, रेशियो क्या है 4 अपॉन 2, P1 अपॉन P नोट, कमोडिटी ए का क्या है 4 अपॉन 2। रेशियो लिख दें ऐसे विद रिलेटिव टू, विद किसके रिलेटिव में, विद रिलेटिव टू जो P नोट है, यानी P1 विद रिलेटिव टू P नोट। सो सेम इसी तरीके से P1 जो 6 हुआ है विद रिलेटिव टू P नोट जो 5 है, यानी कि इसका P1 अपॉन P नोट क्या है आपका जो 6 है और ओरिजिनली कितना था 5 था, 6/5। ऐसे क्या है कि ये फ्रैक्शन रिलेटिव विद रिलेटिव टू है ना, तो पहले वाले के रिलेटिव लिखना जो ओरिजिनली फिलहाल है 4 है, किसके रिलेटिव में 2 के रिलेटिव में 4/2, जो ओरिजिनली 6 है किसके रिलेटिव में 5 के 6/5, ओरिजिनली जो फिलहाल 5 है वो किसके रिलेटिव में 4 के रिलेटिव में, सो 5/4, जो फिलहाल 3 है वो किसके रिलेटिव में है 2 के, सो 3/2। यानी कि रेशियो लिख देना P1 अपॉन P नोट का, सो P1 अपॉन P नोट का रेशियो लिख देते हैं हम 5/4, P1 अपॉन P नोट का रेशियो लिख देते हैं हम 3/2। तो ये जो रेशियोज है तो इनका परसेंटेज निकाल रहे हैं हम, तो परसेंटेज यानी ए का निकालते तो 4/2 इंटू 100 ऐसे निकालते हैं हम परसेंटेज, है ना। तो वो इंडिविजुअली ना निकालें, हम सबका एक साथ ही निकाल लें। तो हम ऐसे कर लें कि हम सब को ऐड कर दें, इनको सबको ऐड किया, ये लो सबको ऐड कर दिया, इंटू 100 कर दें, इंटू 100 कर दें। लेकिन ये 4 क्वांटिटीज़ है तो 1/4 से यानी 4 से डिवाइड भी करना है, 1 अपॉन n भी करना है क्योंकि हम एवरेज निकाल रहे हैं, तो 1 अपॉन n से डिवाइड भी कर दिया है। यानी कि एवरेज निकालते तब क्या करते हैं, सबको सम करना और फिर क्या है कि टोटल नंबर से डिवाइड कर देना, वही तो एवरेज आता है ना। तो इन सबको सम किया है तो टोटल क्वांटिटीज़ जो है ये 4 है, n 4 है, तो वो 4 से या n से, वो 4 से या n से डिवाइड भी करना पड़ेगा तभी एवरेज निकलता है। सो ये किया, अभी सबको हमने प्लस कर दिया, फिर 100 से मल्टीप्लाई करके हम परसेंटेज निकाल रहे हैं और सबको प्लस किया है, तो यानी हम जब एवरेज निकाल रहे हैं तो n से डिवाइड भी करना पड़ेगा। सो इंटू 1 अपॉन n कर दिया इसको, या फिर डिवाइड बाई n बोल दिया।
सो डिवाइड बाई एन से स्टिक करते हैं हम, उससे ज़्यादा समझेंगे. सो सबको प्लस किया, सिग्मा ऑफ P1 अपॉन P नोट इंटू 100 किया और फिर n से डिवाइड कर दिया हमने. सो ये आ गया P01 हमारा जो मेथड है कि मेथड ऑफ एवरेजिंग रिलेटिव्स कि जो रिलेटिव्स है यानी कि एक दूसरे के साथ में जो 4/2 है पहला रिलेटिव, अगला रिलेटिव 6/5, अगला रिलेटिव 5/4, अगला रिलेटिव 3/2, इन रिलेटिव्स का एक एवरेज निकाल लेना इज नोन एज मेथड ऑफ एवरेजिंग रिलेटिव्स. सो इससे हमारा जो P01 आ रहा है वो आ रहा है 149. सो P01 इज 149 यानी कि जो चेंज आया है, चेंज कितना आ जाएगा 149 माइनस 100, 49%. 49% चेंज आ गया है. Thus the prices of the commodities have risen by 49%. Weighted index of price relative, अगला मेथड बात करते हैं हम. सो ये बन जाता है weighted index of price relatives, weighted index of price relatives. So P01 is sigma of I is 1 to n, sigma I 1 to n, Wi into P1I upon P naught I, P1I upon P naught I into 100 into 100 upon sigma of I is 1 to n, I is 1 to n Wi. So जब वेटेड जब वेट दे रखा हो यानी कि वेटेड इंडेक्स निकालना है रिलेटिव्स का, तो सबसे पहले हम बात करें तो अभी रिलेटिव्स निकाले हमने P1I अपॉन P नोट आई कि आयत टर्म है, आयत कॉमोडिटी है, उसका P1 अपॉन P नोट इंटू 100 वो कर दिया हमने. लेकिन वेट क्या है, उसका अहमियत क्या है, वजन क्या है, उससे भी मल्टीप्लाई करना है इस बार साथ में, तो वो किया हमने. ठीक है, अपॉन क्या करना है Wi सिग्मा करके, मतलब सिग्मा जैसे कि कंपैरिजन करें इसका हम वेटेड एवरेज मीन से. ठीक है, पैरेलली इनको हम कंपैरिजन करके लिखते हैं या फिर इसके पैरेलल में इसका कंपैरिजन फॉर्मूला वो दूसरा लिखते हैं विदाउट वेटेड वाला, उससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा पूरा. जैसे थोड़ी देर पहले हमने बात की थी P01 क्या था 1 अपॉन n इंटू सिग्मा ऑफ P1 अपॉन P नोट इंटू 100. अब मीन का फॉर्मूला लिख लेते हैं, याद आ रहा हो आपको मीन का फॉर्मूला. सो मीन क्या था सिग्मा ऑफ x अपॉन n, ये फॉर्मूला था. वेटेड मीन का फॉर्मूला क्या था सिग्मा ऑफ Wx अपॉन सिग्मा ऑफ W. तो कंपैरिजन करो इनका आपस में तो सारा आपको क्लियर हो जाएगा ये फॉर्मूला कैसे बना है. ठीक है, तो मीन का फॉर्मूला हम जानते हैं, बार बार पढ़ लिया, अब तो हमने याद भी हो गया होगा. तो वेटेड एवरेज मीन का फॉर्मूला याद आ गया होगा किसी को, जैसे कि इंडिविजुअल जो ऑब्जर्वेशन है उसको उसके वेट से मल्टीप्लाई करना है, वो सारी वैल्यूज ऐसे W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस W3 x3 ऐसे लिखेंगे अपॉन टोटल जो n होता है इसमें क्या बन जाता है सिग्मा W बन जाता है इस मेथड में वेटेड एवरेज वाले में कि टोटल n, यानी कि यहाँ पे मान लो कि चाहे स्मॉल n लिख दो इसको, चलो ये स्मॉल n जो होता है ये सिग्मा ऑफ W बन जाता है. सारे वेट्स का एवरेज करते हैं, सॉरी सारे वेट्स का समीशन करते हैं. जब सारे वेट्स का हम समीशन कर देते हैं, सारे वेट्स का जब हम सिग्मा कर देते हैं, वो छोटा n बन जाता है, वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बन जाता है. यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या होता है वेटेड वाले में n, जो क्या होता है सिग्मा ऑफ W. यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस वेटेड वाले मेथड में क्या होता है सिग्मा ऑफ W, या फिर सारे वेट्स का समीशन कर देना, सिग्मा कर देना. तो वो एनालिसिस यहाँ पे लगाओ आप, तो सेम वही हो रहा है इधर भी. देखो इधर जैसे इधर ये क्या किया जा रहा है इस मेथड में, मान लो हमारे पास कमोडिटीज है ABCD और उनका P नोट है इधर और P1 है इधर. सो P नोट है मान लिया 4, मान लिया 2, ये है 4, ये मान लिया हमने 3, ये मान लिया 6, ये मान लिया हमने 7, ये मान लिया 9,
ये मान लिया हमने 6 और ये मान लिया हमने 10, कुछ भी मान सकते हैं मानने को, है ना। तो अब क्या करें, हम एक अगला कॉलम लिख लेते हैं इधर P1/P0 का, यानी कि ये हो गया 4/2, ये हो गया 6/3, ये हो गया 9/7, ये हो गया 10/6। इन सबको हम समीशन कर दें, सिग्मा ऑफ P1/P0 सबको ऐड कर दें मतलब, तो ये क्या बन जाता है 4/2 प्लस 6/3 प्लस 9/7 प्लस 10/6। वैसे यदि इंडिविजुअली निकालते हम सारा, तो ये क्या होता 4/2 इंटू 100, ये क्या होता 6/3 इंटू 100, ये क्या होता 9/7 इंटू 100, ये होता 10/6 इंटू 100। ठीक है, तो इन सबको ऐड करें जैसे कि इनको इंडिविजुअली ऐड कर रहे हैं 4/2 इंटू 100 प्लस 6/3 इंटू 100 प्लस 9/7 इंटू 100 प्लस 10/6 इंटू 100। तो 100 सब में कॉमन आ रहा है, अंदर बच रहा 4/2 प्लस 6/3 प्लस 9/7 प्लस 10/6, ये इधर आ गया इंटू 100, सबसे 100 कॉमन ले लिया, 100 कॉमन ले लिया हमने। सो ये जो लिखा है ये वही बात तो लिखी हुई है ना, क्या बात लिखी हुई है, सिग्मा ऑफ P1/P0 इंटू 100, सेम चीज़ लिखी हुई है। लेकिन ये सारा समीशन किया है हमने, हम एवरेज निकालना चाह रहे हैं। सो टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा ना, तो इसलिए इसको n से डिवाइड कर दिया या फिर 1/n से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये जो हमारा आया है यानी कि सिग्मा ऑफ P1/P0 इंटू 100 जो आया है, इसको डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, n से डिवाइड करेंगे, इसको n से डिवाइड करेंगे तभी जाके तो एक एवरेज आता है, मीन आता है। तो कंपैरिजन करें हम मीन वाले फॉर्मूला से, तो अब कंपैरिजन करो, एनालाइज करो, देखो यही तो होता है मीन कि x बार इज सिग्मा x/n, यानी कि सबका समीशन किया और n से डिवाइड किया। अब ये जो मीन निकाल रहे हैं रिलेटिव्स का निकाल रहे हैं, तो रिलेटिव्स को सबको सम किया और जो परसेंटेज निकाल रहे हैं उसमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये सारा है कि 4/2 इंटू 100, 6/3 इंटू 100, 9/7 इंटू 100, 10/6 इंटू 100, इन सबको हम प्लस कर रहे हैं, ये सारे परसेंटेज है, इनका एवरेज निकालना है। तो यानी सबको पहले प्लस किया, वो बन गया सिग्मा ऑफ P1/P0 इंटू 100। अब क्या करना है, n से डिवाइड भी करना है, तब जाके हमारा क्या है कि एवरेज निकलेगा। तो सेम वही तो किया हमने, और यही तो हमारा फॉर्मूला है कि ये तो फॉर्मूला है ना हमारा, P01 क्या होता है 1/n इंटू सिग्मा P1/P0 इंटू 100, ये तो हमारा फॉर्मूला था। लेकिन इसमें हमने वेट्स का यूज़ नहीं किया गया, हमने वेट्स का यूज़ नहीं किया था। अब हम वेट्स का यूज़ कर लेते हैं। सो वेट्स का यूज़ करते हैं, तो हमारा मीन वाला फॉर्मूला क्या था उसको याद करो। तो मीन का जो फॉर्मूला होता है हमारा x बार इज सिग्मा W(x/σw), यानी कि वेट इनटू ऑब्जर्वेशन, इन सब का समीशन करना है और डिवाइड किससे करना है, सिग्मा W से। ये n ही है अपना, सिग्मा W क्या होता है, n होता है। यानी कि सारे जो सारे वेट्स हैं, सारी ऑब्जर्वेशंस के जो वेट्स हैं उन सबको प्लस कर दें हम, तो हमारा स्मॉल n बन जाता है, छोटा n बन जाता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बन जाता है। n लिख दो, n बोल दो, या फिर इसको सिग्मा W बोल देते हैं। सारे वेट्स का सम करना, सारे वेट्स को जब सम करें तो स्मॉल n बन जाता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बन जाता है। तो सेम एनालॉजी यहाँ लगाओ आप, ठीक है। सेम ही हम क्या है कि जो एग्जाम्पल ले लेते हैं ये वाला, तो ठीक है, कुछ रैंडम वैल्यू लिखते हैं, उससे समझ में आ जाएगा अपने को। सेम नहीं लेते, कुछ रैंडम वैल्यू लिख देते हैं अपन। सो एग्जाम्पल लेते हैं इस बार, जैसे कॉमोडिटी दे रखी है हमको, कॉमोडिटी है A, B, C एंड D। P0 दे रखा है और हमको दे रखा है P1 दे रखा है और हमको वेट भी दे रखा है, और हमको वेट भी दे रखा है। सो
सो लेट्स अज्यूम ये 2 है, ये 4 है, ये अपना 3 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 9 है, ये 7 है और ये 8 है। इनका वेट दे रखा है, सबका वेट दे रखा है। लेट्स से ये 2 है, ये 1 दे रखा है, ये 5 दे रखा है और ये 4 दे रखा है। वजन कितना है, वेट कितना है? अब हम क्या करें, एक कॉलम बनाते हैं इधर, P1 अपॉन P नोट इंटू 100 वाला। 4 अपॉन 2 इंटू 100 बन गया, ये बन गया 6 अपॉन 3 इंटू 100, ये बन गया 9 अपॉन 5 इंटू 100, ये बन गया 8 अपॉन 7 इंटू 100। लेकिन यहीं पे काम ख़त्म नहीं होता हमारा, हमको आगे क्या है कि जो फॉर्मूला है वेट से भी तो मल्टीप्लाई करना है, वो अभी अपना पेंडिंग है। अब हम लिखेंगे P1 अपॉन P नोट इंटू 100 इंटू वेट क्या है, इंटू WI, ith ऑब्जर्वेशन का वेट। अब हम लिखेंगे 4 अपॉन 2 इंटू 100 इंटू 2, 6 अपॉन 3 इंटू 100 इंटू वेट कितना है 1, 9 अपॉन 5 इंटू 100 इंटू वेट कितना है 5, 8 अपॉन 7 इंटू 100 इंटू वेट कितना है 4। ये जो किया है हमने, क्या किया है, सबका समीशन किया है। समीशन किस चीज़ का किया है, P1 अपॉन P नोट इंटू 100 इंटू WI, और I क्या है, I इज 1 to n। और जो वेट्स दे रखे हैं, अपने को टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लिखनी है। इस बार टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 4 नहीं होगा, ठीक है, ये गलती कर देते हैं अक्सर स्टूडेंट्स को, ये गलती नहीं करनी है। अब क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या होगा, n इज सिग्मा ऑफ WI, यानी इन सबको हम सम कर दें, वो हमारा क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारा बनता है फिर 2 + 1 + 5 + 4, 2 + 1 + 5 + 4, सबको सम कर देना। ये क्या आ जाता है अपना 12। 5 4 9 10 2 12, सिग्मा WI इज 12। P1 अपॉन P नोट इंटू P1 अपॉन P नोट इंटू 100 इंटू WI, ये हमने यहाँ लिख दिया। अब n क्या होता है, सिग्मा ऑफ WI, सारे वेट्स का समीशन इज n। सबको हम ऐड कर देंगे, 2 + 1 + 5 + 4, 2 + 1 + 5 + 4, जो कि 12 हो गया हमारा। ये ध्यान में रखना है अपने को। अब फॉर्मूला क्या होगा, अब वेटेड एवरेज का फॉर्मूला याद करो। क्या होता है कि मीन इज एवरेज इज सिग्मा WX अपॉन सिग्मा W, यानी कि वेट का और ऑब्जर्वेशन का मल्टीप्लिकेशन करना, वेट इंटू ऑब्जर्वेशन और इनका समीशन करना, सिग्मा अपॉन सिग्मा ऑफ W, सारे जो वेट है, सारे जो वेट है उनका समीशन करना। वो सेम ही बात है, सिग्मा WX अपॉन सिग्मा W, या फिर सिग्मा ऑफ ऑब्जर्वेशन इंटू वेट। ये एक ऑब्जर्वेशन इंटू वेट और उनका सिग्मा अपॉन सिग्मा ऑफ WI, सेम बात है। अब फॉर्मूला में इनको रख देते हैं हम, तो क्या बन जाता है, तो दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस क्या आ रहा है अपना, तो सिग्मा ऑफ I इज 1 to n, सिग्मा ऑफ I इज 1 to n, P1 अपॉन P नोट इंटू 100, P1 अपॉन P नोट इंटू 100 इंटू WI अपॉन सिग्मा ऑफ I इज 1 to n WI, है ना। बुक में हमको ये फॉर्मूला दे रखा है, सिग्मा ऑफ I इज 1 to n WI, P1 I अपॉन P नोट I इंटू 100, यानी कि 4 इंटू 2 लिखो या 2 इंटू 4 लिखो, एक ही बात है। हमने ये फॉर्मूला बनाया जस्ट अभी। P1 जो है ये ith ऑब्जर्वेशन का है, P नोट है ये ith ऑब्जर्वेशन का है। दिस इज P1 I अपॉन P नोट I इंटू 100 इंटू WI। इस तरीके से भी लिख सकते हो या इस तरीके से भी लिख सकते हो। बुक वाले जो फॉर्मूला है, अपना वाला फॉर्मूला और बुक वाला सेम है। बुक वाला फॉर्मूला एक बार हम फिर समझ लेते हैं कि P नोट 1 निकालना हो तो सिग्मा I इज 1 to n, सिग्मा किस पे लगा रहे हैं, WI इंटू P1 I अपॉन P नोट I इंटू 100, यानी कि जो
रिलेटिव्स है P1I अपॉन P0 I इंटू 100, जो रिलेटिव्स है, जो एक रिलेटिव है ith ऑब्जर्वेशन का P1 अपॉन P0 इंटू 100, वो इंटू उसका वेट, ऐसे सारी ऑब्जर्वेशंस का लिखना है और इनको सम कर देना है, ऐड कर देना है, ये सिग्मा हो गया, अपॉन सिग्मा ऑफ WI, सारे वेट्स का समीशन कर देना है, सिग्मा ऑफ सभी वेट का, सो सिग्मा ऑफ ऑल वेट्स, सो सारे वेट्स का क्या करना है, सिग्मा या फिर समीशन करना है। सो दिस इज द फॉर्मूला। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कोमोडिटी है ABCD, कोमोडिटी ABCD, उनका वेट दे रखा है 40, 30, 20 एंड 10। सो P0 दे रखा है 2, 5, 4, 2, P1 दे रखा है 4, 6, 5, 3। सो एनसीईआरटी ने वैसे कैलकुलेट करके लिख दिया है प्राइस रिलेटिव कि क्या करना है, 4/2 इंटू 100, 6/5 इंटू 100, 5/4 इंटू 100, 3/2 इंटू 100। सो 4/2 इंटू 100 200, 6/5 इंटू 100 इज 120, 5/4 इंटू 100 इज 125, 3/2 इंटू 100 इज 150। एनसीईआरटी में दे रखा है, एग्जाम्पल में नहीं दे रखा होता तो भी हम अपने आप निकाल लेते, अब हमको फॉर्मूला पता है। सो पुटिंग इन द फॉर्मूला, जो फॉर्मूला है हमारा, सबसे पहले कि ये जो फॉर्मूला है इसको एनालाइज करते हैं अब, कि P01 इज सिग्मा I इज 1 to n WI इंटू P1I अपॉन P0 I इंटू 100 अपॉन सिग्मा I इज 1 to n इंटू WI। यानी कि क्या करें अब हम, कि जो वेट 1 है 40 इंटू क्या करना है P1 अपॉन P0, 4/2 इंटू क्या करना है 100, फॉर्मूला में लिखा हुआ है कि W1 इज 40 इंटू 4/2 P1 अपॉन P0, P1 4, P0 2, 4/2, 40 इंटू 4/2 इंटू 100, इधर हमने लिखा है फॉर्मूला में इंटू 100 करना है। सो ये कर दिया हमने। सो 40 इंटू 4/2 इंटू 100, इसको एक करली ब्रैकेट में बंद कर लिया, फिर सिग्मा लगा है, सिग्मा लगा यानी सबका हमने समीशन करना है। सो प्लस अगला 30 इंटू 6/5 इंटू 100, अगला वेट है 20 इंटू 5/4 इंटू 100, अगला वेट है अपना 10, सो 10 इंटू 3/2 इंटू 100। एनसीईआरटीज में जो ये 200, 120, 125, 150 दे रखा है, ये वही वैल्यू है भाई, 4/2 इंटू 100 200, 6/5 इंटू 100 इज 120, 5/4 इंटू 100 इज 125 और 3/2 इंटू 100 इज 150। यानी कि प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करके दे रखे हैं, लेकिन हमने इस फॉर्मूला से खुद ही कैलकुलेट कर लिए। अपॉन क्या है कि सिग्मा I इज 1 to n WI, सो सारे वेट्स का सम कर देना 40 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 10। सो ये आगे कैलकुलेट कर दें फर्दर। सो 40 इंटू ये बन गया 200, 30 इंटू ये बन गया आपका 120, अगला बन गया 20 इंटू ये बन गया 125, अगला 10 इंटू ये बन गया आपका 150, और नीचे क्या बन गया इनका समीशन, दिस इज 40, ये 70, 90 और 100, नीचे बन गया 100। सो इनको आगे कैलकुलेट करो फर्दर। सो P01 इज, ये बन गया आपका 8000, ये बन गया 3600, ये बन गया 2500, ये बन गया 1500 अपॉन 100। सो यहाँ से 100 कॉमन निकाल लो, अंदर बचेगा 80 प्लस 36 प्लस 25 प्लस 15 और नीचे 100 है। सो 100 से 100 कट हो गया, इधर 100 से 100 कैंसिल हो गया। सो P01 बचता है अपना, सो P01 बचता है 80 प्लस 36 प्लस 40। सो P01 बचता है अपना 80 प्लस 36 प्लस 25 प्लस 15, 25 प्लस 15 को हमने 40 लिख दिया, 80 प्लस 36 इसको कैलकुलेट कर लिया आगे। सो ये बनता है हमारा 120 प्लस 36, सो आगे P01 अपना आ गया 156। सो P01 इज 156 विच इज गिवन टू अस इन द NCERT। सो द वेटेड प्राइस इंडेक्स इज 150। द वेटेड price index is 156. Now consumer price index. Consumer price index, also known as CPI, or consumer price index, also known as cost of living index, measures the average change in retail prices. Consider the statement that CPI of industrial workers 2001 was 100 is 277 in December 2014। एक स्टेटमेंट को कंसिडर कीजिए, एक स्टेटमेंट को कंसिडर कीजिए कि CPI इंडस्ट्रियल वर्कर्स की 2001 में 100 थी और 2014 में वो 277 हो जाती है। What does this statement mean? It means that if industrial worker was spending 100 rupees in 2001 for a typical basket of commodities, he needs 277 rupees in December 2014 to be able to buy an identical basket of commodities। इसका मतलब ये है, यदि 2001 में कोई एक मजदूर है इंडस्ट्रियल एरियाज में काम, इंडस्ट्रीज में काम करने वाला, 2001 में
कोई वस्तुओं की उसको एक बास्केट लेनी हो, कुछ वस्तुएं लेनी हो, तो वो 100 रुपये में मिल जाती थी। लेकिन 2014 में वो सेम बास्केट, वो सेम कोमोडिटीज़, सेम वस्तुएं, सारी की सारी सेम वस्तुएं उसको 277 रुपीज़ में मिलती है 2014 में, 2014 में। It is not necessary that he buys the basket. What is important is whether he has the capability to buy it. अब समझने वाली बात यह है, ज़रूरी नहीं है कि वो ये अब वस्तुएं खरीदेगा, ये सारी कमोडिटीज़ खरीदेगा, ज़रूरी ये है क्या उसके पास पैसा है ये चीज़ें खरीदने का। कंस्ट्रक्शन ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर CPI इज सिग्मा WR अपॉन सिग्मा W। सो अभी हम थोड़ी देर पहले फॉर्मूला निकाल के हटे हैं। CPI कैसे निकाला जाता है? सिग्मा WR अपॉन सिग्मा W। इससे हमारा क्या है कि CPI निकलता है। सो it is R is W is weight, so W is the weight. So let's have a glance over the table. Look at table 7.4. In the table we are given item, food, fuel, cloth, rent and miscellaneous, and weight in percentage W is given 35%, 10%, 20%, 15% and 20%. Base period price in rupees is given as 150, 25, 75, 30 and 40, and current period price P1 is given 145, 23, 65, 30 and 45. Relative is given as P1 upon P0 into 100 in percentage, जो कि निकाल लिया, which is 145 upon 150 into 100, that comes 96.67%. This is 23 upon 25 into 100, this is 92%. This is 65 upon 75 into 100, this is 86.67%. This is 30 upon 30 into 100, this is 100%. And this is 45 upon 40 into 100, this is 112.50%. So रिलेटिव R निकाल लिया, P1 अपॉन P0 इंटू 100 इन परसेंटेज। सो WR निकाल लिया हमने, यहाँ पे वेट दे रखा है, परसेंटेज में W दे रखा है, और यहाँ पे R दे रखा है, W इंटू R कर दिया, 35 इंटू 96.67, 388.345 बन गया। ये अगला बन गया अपना 92 इंटू 10, 920, ये बन गया 86.67 इंटू 20, 1733.40, ये बन गया 100 इंटू 15, 1500, ये बन गया 112.5 इंटू 20, ये बन गया 2250। इनका टोटल सिग्मा WR आ रहा है, सिग्मा WR आ रहा है टोटल 9786.85। सो यही तो फॉर्मूला है अपना। सो CPI निकाला है हमने, सो CPI निकाला है तो CPI कर दिया सिग्मा ऑफ WR अपॉन सिग्मा W। सो ये WR है और इन सब का समीशन क्या रहा है 9786.85। सो ये रख दिया यहाँ से 9786.85 अपॉन सिग्मा W, ये सबका समीशन कर दिया 35 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 20, ये अपना 100 बन गया अपॉन 100। सो CPI आ रहा है 97.86। दिस एक्सरसाइज शोज दैट कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज डिक्लाइंड बाय 2.14%. What does an index larger than 100 indicate? It means a higher cost of living necessitating an upward adjustment in wages and salaries. The rise is equal to amount it exceeds 100. If index is 150, 50% upward adjustment is required. The salaries of the employees have to be raised by 50%. यानी कि जो अपना आता है आगे जो इंडेक्स आता है, मान लो 150 आ रहा है तो यानी कि इंक्रीमेंट कितना हो गया 50% का। मान लिया कि 90 आ रहा है तो वो कम हो गया पहले से 10%। सो ओरिजिनल था 150 हुआ तो 50% हो गया, और 90 हो गया तो वो अब 90% 10% कम और हो गया। सो next, consumer price index number. Government agencies in India prepare a large number of consumer price index number. Some of them are as follows. Consumer price index numbers for industrial workers with base 2001 as 100. Value of index in May 2017 was 278. जैसे गवर्नमेंट CPI बना रही है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर बना रही है इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए, 2001 में जो डाटा था उसको बेस 100 मान लिया है, और अब जो 2017 में डाटा है मई में वो 278 है फिलहाल। All India Consumer Price Index number for agricultural laborers with base 1986-87 as 100. Value of index in May 2017 was 872. All India Consumer Price Index number agricultural laborers के लिए बनाया गया है, तो बेस ईयर उसका लिया गया है 1986 से 87 वाला, उसको 100 मान लिया गया है, और उसके रिलेशन में, उसके रिलेटिव में जो इंडेक्स की वैल्यू है मई 2017 में वो 872 है। All India Consumer Price Index number for rural laborers with base 1986-87 is 100. Value of index in May 2017 was 878. All India Consumer Price Index number rural laborers के लिए
निकालते हैं तो 1986-87 को बेस 100 मान लिया है, तो उसकी जो वैल्यू ऑफ इंडेक्स है 2017 मई में 878 है। ऑल इंडिया रूरल कंज्यूमर इंडेक्स विद बेस, ऑल इंडिया के जो रूरल कंज्यूमर इंडेक्स है वो निकालें अपन, रूरल कंज्यूमर का इंडेक्स, तो 2012 में बेस मान ले तो 100 हो गया, और उसकी जो वैल्यू मई 2017 में 133.3 है, 133.3 है। ऑल इंडिया अर्बन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 2012 वाला 100 बेस माने तो उसकी 2017 मई में वैल्यू 129.3 है। ऑल इंडिया कंबाइंड कंज्यूमर प्राइस विद बेस 2012 को 100 मान लें कि ऑल इंडिया कंबाइंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है तो मई 2017 में वो क्या है कि 131.4 है। In addition, these indices are available at the state level. The detailed methods used for calculating each of these index numbers is different, and it is not necessary to go into these details. The Reserve Bank of India is using All India Combined Consumer Price Index as the main measure of how consumer prices are changing. Therefore, some details are necessary about this index number. अब ये जो इंडेक्स नंबर है, ठीक है, इनकी डिटेल अपने को गवर्नमेंट साइट्स पे मिल रही है, ज़्यादा फॉर्मूला जानने की जरूरत नहीं है कैसे निकलता है ये, तो अपने पास इन्फो है कुछ। अब जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो ऑल इंडिया कंबाइंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को एक मेन मेजर लेके चलता है। कैसे क्या है कि कंज्यूमर प्राइस चेंज हो रहे हैं वो निकालने के लिए। सो देयरफॉर सम डिटेल्स आर नेसेसरी टू नो, भाई इस इंडेक्स में जो हमने ये बात की है, इन इंडेक्सेस में कुछ हमको पता होना चाहिए, कुछ एक वैल्यू क्या क्या होती है। दिस इंडेक्स इज नाउ बीइंग प्रिपेयर्ड विद बेस 2012 एज 100 एंड मैनी इंप्रूवमेंट्स हैव बीन मेड इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। सो जो ऑल इंडिया कंबाइंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ये 2012 से इसको बेस मान के 100 मान के चल रहे हैं, और आगे जो इम्प्रूवमेंट्स की जा रही है उसको हम नोट कर रहे हैं, गवर्नमेंट नोट करती जा रही है। द बास्केट ऑफ आइटम्स एंड weighing diagrams for the revised series has been prepared using the modified mixed reference period MMRP data of the consumer price consumer expenditure survey 2011-12 of 68th round of national sample survey NSS as follow। अब मान लो अपने पास में एक बास्केट दी जा रही है आइटम्स की, क्या क्या आइटम्स खरीदने हैं, एक इंडिविजुअल खरीदेगा, और उनका एक वेट दे रखा है साथ में, और जो प्रिपेयर की जा रही है ये मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड में प्रिपेयर की जा रही है MMRP डाटा जो है उसमें, और जो ये प्रिपेयर की जा रही है मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड से इसको प्रिपेयर किया जा रहा है, और जो डाटा लिया जा रहा है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे 2011-12 का डाटा लिया जा रहा है जो 68th राउंड ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे में लिया गया था। जैसे मेजर ग्रुप्स है फूड एंड बेवरेजेस, वेट है उसका 45.86, पान टोबाको एंड इंटॉक्सिकेंट्स है 2.38, क्लोथिंग एंड फुटवेयर है 6.53, हाउसिंग है 10.07, फ्यूल एंड लाइट इज 6.84, मिसेलनियस ग्रुप है 28.32, जनरल हो गया 100 टोटल इनका। सो इकोनॉमिक सर्वे में ये डाटा है हमारे पास में। सो डाटा आर प्रोवाइडेड ऑन द रेट ऑफ चेंज पर ईयर ऑफ ईच ऑफ सब ग्रुप्स एंड मेन सब ग्रुप्स, सो एंड मेन ग्रुप्स, सो वी कैन फाइंड आउट from this data which prices are rising most of all and are thereby contributing to inflation। so ये डाटा जो है इससे हम निकाल सकते हैं कि महंगाई कहाँ बढ़ रही है, कौन से एरिया में ज़्यादा बढ़ रही है, महंगाई कितनी बढ़ी है। इंडेक्स नंबर अब तो हमको कैलकुलेट करना आ गया, तो पीछे वाले मतलब बेस ईयर से कितना ज़्यादा कुछ इंक्रीमेंट हुआ है वो सब कैलकुलेट किया जा सकता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स पे आते हैं हम। द होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर इंडिकेट्स द चेंज इन जनरल प्राइस लेवल। होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर है वो जनरल प्राइस लेवल में कितना चेंज हुआ है उसको दिखाता है। CPI की तरह नहीं है ये, इट डज नॉट, अनलाइक द CPI इट डज नॉट हैव एनी रेफरेंस कंज्यूमर कैटेगरी। ये कोई कैटेगरीज में बात नहीं करता है, ये होलसेल सारा मतलब कि एक साथ ही बात करता है। इट डज नॉट इंक्लूड आइटम्स पर्टेनिंग टू सर्विसेज लाइक बार्बर चार्जेस, रिपेयरिंग एटसेट्रा, है ना। तो इसमें कि आइटम्स नहीं है, जैसे कि आइटम्स हो जो सर्विसेज बताए, जैसे कि बार्बर चार्जेस कितने हैं, कोई गाड़ी रिपेयर करानी तो उसका कितना है। What does the statement WPI with 2004-5 as base is 253 in October 2014 mean? तो इसका मीनिंग क्या है? It means that general price level has risen by 153% during this period। जैसे WPI दे रखा हो 2004-5 में 253, तो इसका मतलब है भाई बेस आप 100 मानोगे तो 100 से कितना इंक्रीमेंट हो गया 153, यानी कि इसका मतलब हो गया इट मीन्स दैट जनरल प्राइस लेवल हैज़ राइजन बाय 153% ड्यूरिंग दिस पीरियड। द होलसेल प्राइस इंडेक्स इज नाउ बीइंग प्रिपेयर्ड विद बेस 2011-12 एज 100। WPI जो बनाया जाता है 2011-12 को 100 मान के बनाया जाता है। वैल्यू ऑफ इंडेक्स फॉर मई 2017 क्या है 112.8 है। The index uses the prices that are prevailing at the wholesale level. Only the prices of goods are included. The main types of goods and their weights are as follow: primary articles, fuel and power, manufactured products, all commodities, headline inflation, WPI, food index।
तो ये मान लो कि जो गुड्स है उनको एज ए होलसेल बात कर रहे हैं, तो प्राइमरी आर्टिकल्स है उनका वेट 22.62 माना गया है, फ्यूल एंड पावर का वेट 13.15 माना गया है, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का वेट 64.23 माना गया है, ऑल कमोडिटीज़ हेडलाइन इन्फ्लेशन को 100 बोल दिया और WPI फूड इंडेक्स को 24.3 बोल दिया है। और ये जो डाटा है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन 2016-17 से मिला है हमको। सो दीज आर ऑल अबाउट WPI CPI। नेक्स्ट इज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अनलाइक द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और अनलाइक CPI और WPI, ये जो इंडेक्स है ये मेजर करता है क्वांटिटीज़ को। ये अप्रैल 2017 को बेस ईयर मानता, विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 2017 द बेस ईयर हैज़ बीन फिक्स्ड। अप्रैल 2017 से जो बेस ईयर है 2011-12 मान लिया गया है और बेस ईयर को हम 100 मान के चलते हैं। द रीजन फॉर फास्ट चेंज इन दिस बेस ईयर इज दैट एवरी ईयर लार्ज नंबर ऑफ आइटम इधर स्टॉप बीइंग मैन्युफैक्चर्ड or become inconsequential while many other items start getting manufactured. While its price indices were essentially weighted average of price relatives, the index of industrial production is a weighted arithmetic mean of quantity relatives with weights being allotted to various items in proportion to value added by manufacturers in the base year. सो भाई ये जो माना गया है, जो ईयर बेस ईयर माना गया है, जो 100 माना गया है और अप्रैल 2017 में ये निर्णय लिया गया था, तो ये इसलिए लिया गया था कि हर साल जैसे कि कोई ना कोई चेंज होते ही रहते हैं। क्वांटिटीज़ की बात करें, कभी कितना बन गया, कभी कम बन रहा है, कभी ज़्यादा बन रहा है, कभी कोई जगह ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो नंबर्स में तो चेंज होता रहता है कि हम ये तो क्वान्टिटीज़ में बात करेगा। सो इसका फॉर्मूला जो आता है सिग्मा इंडस्ट्रियल इंडेक्स का, सिग्मा I is 1:1 QLI WI अपॉन WI इंटू 100। सो QLI इंटू WI यानी कि वेट इनटू क्वांटिटी। Q होगी क्वांटिटी, Q इज क्वांटिटी एंड W इज वेट, यानी कि ith ऑब्जर्वेशन है उस ith ऑब्जर्वेशन है उसकी क्वांटिटी इनटू उसका वेट और उन सब का समीशन सिग्मा QI WI अपॉन सिग्मा WI इंटू 100। सो इससे अपना क्या है कि ये जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है ये आ जाएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की। अनदर यूजफुल इंडेक्स वाइडली यूज टू नो द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और HDI। सो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में आपने पढ़ा भी होगा। सो एक इंसान का कितना डेवलपमेंट हुआ है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स उससे हम नापते हैं और 10th क्लास में हम पढ़ चुके हैं तो हमने उस दर पढ़ लिया होगा। बाकी एक नज़र डालें IIP पे जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है। सो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे एक नज़र डालते हैं तो माइनिंग में कितना है वेट 14.4 है, मैन्युफैक्चरिंग में वेट कितना है 77.6 है, इलेक्ट्रिसिटी में वेट कितना 8 है, जनरल इंडेक्स 100 हो गया। और जैसे कि प्राइमरी अपन बात करें, जो प्राइमरी जैसे कि इंडस्ट्रीज़ है उनका वेट 34.1 है, कैपिटल गुड्स का वेट 8.2 है, इंटरमीडिएट गुड्स जो इंडस्ट्रीज़ है उनका वेट 17.2 है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन गुड्स का वेट 12.3 है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का वेट 12.8 है, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स का वेट 15.3 है और जनरल इंडेक्स इज 100। सो अब आ जाते हैं हम सेंसेक्स पे। सेंसेक्स इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स। सो सेंसेक्स शॉर्ट फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स का और बेस ईयर माना जाता है 1978-79 को। द वैल्यू ऑफ द सेंसेक्स इज विद रेफरेंस टू दिस पीरियड। 1978-79 को बेस माना जाता है, इसके रेफरेंस में सारी वैल्यूज लिखी जाती है आगे। इट इज़ द बेंचमार्क इंडेक्स फॉर इंडियन स्टॉक मार्केट। इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए ये एक बेंचमार्क इंडेक्स है। इट कंसिस्ट ऑफ 30 स्टॉक्स, इसमें 30 स्टॉक्स है जो 13 सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं हमारी इकोनॉमी के और कंपनीज जो है, यानी कि 30 स्टॉक है जो हमारी इकोनॉमी और कंपनीज है उस उनके 13 सेक्टर्स जो है उन 13 सेक्टर्स को, और 13 सेक्टर हमारी इकोनॉमी और कंपनीज के जो है उनको 30 स्टॉक्स रिप्रेजेंट करते हैं सेंसेक्स में। इफ द सेंसेक्स राइजेस इट इंडिकेट्स दैट द मार्केट इज डूइंग वेल। यदि सेंसेक्स बढ़ता है तो पता लगता है कि जो शेयर बाजार है, शेयर मार्केट है, सही परफॉर्म कर रहा है, बढ़ रहा है। एंड इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट बेटर अर्निंग्स फ्रॉम द कंपनीज। और जो पैसा निवेश करने वाले इन्वेस्टर है उनको लगता है कि उनको पैसा लगा देना चाहिए, उनको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, उनका इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा। इट ऑल्सो इंडिकेट्स अ ग्रोइंग कॉन्फिडेंस ऑफ इन्वेस्टर्स इन बेसिक हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी। और मान लो कि सेंसेक्स इंडेक्स है वो बढ़ता जा रहा है तो यानी कि डेवलपमेंट होती जा रही है, यानी कि जो ये 30 स्टॉक है, 13 सेक्टर्स जो है वो बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं और जो इन्वेस्टर होंगे इनमें इस इंडेक्स को देख के जो स्टॉक्स है 30 स्टॉक्स उनमें पैसा लगाना वो रिस्क महसूस नहीं होगा उनको और उसमें वो पैसा लगाना शुरू करेंगे कि कुछ समय बाद में उनका पैसा भी क्या है कि कुछ मतलब कि परसेंटेज इंक्रीज होगा, कुछ उनको प्रॉफिट होगा। सो सेंसेक्स जो इंडेक्स है उसको देख के ये एक अनुमान लगाया जा सकता है। इश्यू इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंडेक्स नंबर। एक इंडेक्स नंबर बनाने में क्या क्या इशू आ सकता है। यू शुड कीप सर्टेन इंपॉर्टेंट इश्यूज इन द माइंड। जैसे सबसे पहले तो एक क्लियर पर्पज होना चाहिए इंडेक्स नंबर का।
जैसे कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम इंडेक्स विल बी इनएप्रोप्रिएट व्हेन वन नीड्स अ वैल्यू इंडेक्स, जैसे कि वैल्यू इंडेक्स बनाना है लेकिन कोई वॉल्यूम इंडेक्स बनाने लग जाए, तो पूछा क्या है वैल्यू इंडेक्स, कोई गलती से वॉल्यूम इंडेक्स बना रहा है, तो पर्पस तो सामने पता हो ना कि हमको कौन सा इंडेक्स बनाना है। अगली क्या गड़बड़ हो जाती है कई बार, जैसे आइटम्स जब क्या है कि इक्वली इंपॉर्टेंट ना हो, जैसे कि पेट्रोल प्राइस इंक्रीज हो रहा है, ये डायरेक्टली एग्रीकल्चरल लेबरर्स को इफेक्ट नहीं करेगा, तो इसमें क्या है कि आइटम्स टू बी इंक्लूडेड इन एनी इंडेक्स हैव टू बी सिलेक्टेड केयरफुली टू बी एज रिप्रेजेंटेटिव एज पॉसिबल, ओनली देन यू विल गेट ए मीनिंगफुल पिक्चर ऑफ द चेंज। अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, उनके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन हम क्या है कि एग्रीकल्चरल जो लेबरर्स हैं उनका एक इंडेक्स बनाने की उनका एक इंडेक्स बना रहे हैं, तो एग्रीकल्चरल जो लेबरर्स है और जो पेट्रोलियम के प्राइस बढ़ रहे हैं उनका आपस में कोई लेना देना ही नहीं है, तो अब जो इंडेक्स बनाया जाएगा एग्रीकल्चरल लेबरर्स का उसमें रेलेवेंस नहीं है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के जो प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं उनका, तो ये ध्यान रखना है कि रेलेवेंट डाटा को इंक्लूड करें इंडेक्स में। एवरी इंडेक्स शुड हैव अ बेस ईयर, और बेस ईयर जो लिया जाए, जैसे कि कंपैरिजन बिटवीन 1993 एंड 2005 इज मच मोर मीनिंगफुल देन ए कंपैरिजन बिटवीन 1960 एंड 2005। तो कंपैरिजन कौन सी ईयर्स का करना है, 1993 और 2005 का करें तो एक तुक वाली बात लग रही है, ठीक ठाक बात लग रही है, रेदर देन कोई कहे कि 1960 और 2005 का कंपैरिजन करूंगा तो मीनिंग नहीं निकलता इतना, तो जो बेस ईयर लेना है वो ढंग का लेना है। अनदर इशू इज द चॉइस ऑफ फॉर्मूला विच डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द क्वेश्चन टू बी स्टडीड, भाई कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, अब तक हमने इतने फॉर्मूलाज यूज़ कर लिए हैं, तो कौन सा फॉर्मूला उसमें से यूज़ करेंगे। Next, beside there are many sources of data with different degree of reliability. Data of poor reliability will give misleading results. Hence, due care should be taken in the collection of data. If primary data are not being used, then the most reliable source is the secondary data. अब अगली बात जो है कि जो sources है वो उनकी reliability अच्छी होनी चाहिए, कि sources है उन पे reliable होनी चाहिए, विश्वसनीय डाटा होना चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए उसमें, मतलब कि और फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। सो इन्फॉर्मेशन क्या है कि सही हो, तो रिलायबल हो कुल मिला के। और यदि कई बार क्या होता है कि जो प्राइमरी डाटा, कई बार जो सेकेंडरी डाटा होता है कि किसी और ने क्या है कि रिसर्च करके किसी ने कुछ डाटा दे रखा हो, सो हेंस ड्यू केयर शुड बी टेकन इन द कलेक्शन ऑफ द डाटा। तो बात रिलायबिलिटी की है, बात विश्वसनीयता की है, डाटा रिलायबल है या नहीं है, सो ड्यू केयर देना चाहिए, कि ध्यान रखना चाहिए डाटा कलेक्शन कैसे की जाती है। और यदि प्राइमरी डाटा यूज़ नहीं किया जाता है तो जो सेकेंडरी डाटा है, जो रिलायबल सेकेंडरी डाटा है, मोस्ट रिलायबल सोर्स ऑफ जो सेकेंडरी डाटा है वहाँ से सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स है वहाँ से डाटा ले लिया, NSSO से ले लिया, तो ये सारी ध्यान रखनी चाहिए बातें कि रिलायबल डाटा को लेना है, तभी जाके एक बढ़िया इंडेक्स नंबर हम निकाल पाएंगे। इंडेक्स नंबर इन इकोनॉमिक्स, वाई डू वी नीड टू यूज़ द इंडेक्स नंबर्स, जैसे कि WPI यूज़ करते हैं, CPI करते हैं, IIP यूज़ करते हैं, तो CPI और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर हेल्पफुल किस लिए है, वेज नेगोशिएशन में, फॉर्मुलेशन ऑफ इनकम पॉलिसी में, प्राइस पॉलिसी में, रेंट कंट्रोल में, टैक्सेशन में, जनरल इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन में। CPI जब निकल जाता है तो आगे कोई काम करता है कोई एम्प्लॉय, तो उसको कितना वेज मिलना चाहिए, कितना पैसा मिलना चाहिए काम करने का, है ना, तो वो नेगोशिएशन करने में आसानी हो जाती है। इनकम पॉलिसी कैसे बनानी है वो फॉर्मुलेट करने में आसानी हो जाती है CPI पता हो तो। प्राइस पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, रेंट कंट्रोल कैसा होना चाहिए, भाई रेंट वगैरह किराए पे कुछ किराएदार हो और मकान मालिक हो या फिर कोई कंपनी हो जो रेंट पे देनी हो तो कितना रेंट होना चाहिए, टैक्सेशन कैसा होना चाहिए, और आमतौर पे जो जनरल इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन है वो कैसी बनाई जाए, ये सब CPI को स्टडी करके एक रेफरेंस लिया जा सकता है CPI को, और उसके आगे एक बढ़िया बेहतरीन स्टडी हो सकती है। WPI is used to eliminate effect of changes in prices on aggregates such as national income, capital formation, etc. WPI यूज़ किया जाता है जैसे कि जो इफेक्ट ऑफ चेंजेस हो, जैसे कि कुछ चेंजेस का जो इफेक्ट आता है उनको एलिमिनेट करने के लिए, जैसे कि एग्रीगेट्स के जो प्राइसेस हो और जो नेशनल इनकम जो हो और जैसे कैपिटल फॉर्मेशन हो, तो इनमें क्या होगा कि जो इफेक्ट ऑफ चेंजेस हो तो उनको क्या किया जाए कि उनको एलिमिनेट कर दिया जाए। तो इसलिए हम क्या है कि यानी कि हमने वो बात की थी ना थोड़ी देर पहले कि कुछ ना कुछ जैसे कि फेरबदल होता रहता है, कभी कुछ बढ़ गया कभी कुछ घट गया, तो हमको तो होलसेल बात करनी है एज अ होल, तभी हम WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात कर रहे हैं। तो एज अ होल देखना है अपने को, पिक्चर देखनी है, तो जो चेंजेस होते हैं उनको एलिमिनेट करना पड़ेगा, इसलिए क्या है कि WPI यूज़ किया जाता है। WPI इज़ वाइडली यूज टू मेजर द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। WPI यूज़ किया जाता है महंगाई की दर नापने के लिए, और इन्फ्लेशन महंगाई जैसे कि कितनी बढ़ रही है प्राइसेस में, कितनी जैसे कि कमोडिटीज़ महंगी होती जा रही है, इसमें WPI यूज़ किया जाएगा। और जैसे कि जो निकालना हो, रेफरेंस लेना हो, तो जैसे XT - XT - 1 अपॉन XT - 1 इंटू 100।
तो एक मान लो कि वैल्यू है एक्स टी है और उससे पीछे वाली जो वैल्यू है उनका डिफरेंस अपॉन पीछे वाली जो वैल्यू बेस है एक्स टी माइनस वन इंटू 100 करेंगे तो ये क्या है कि रिलेटिव परसेंटेज हमारी आ जाती है। CPI आर यूज इन कैलकुलेटिंग परचेजिंग पावर ऑफ मनी एंड रियल वेज। CPI क्या है कि यूज़ किया जाता है परचेजिंग पावर निकालने में। परचेजिंग पावर निकालनी हो तो 1/CPI कर देते हैं, उससे भाई एक इंसान कितना परचेज कर सकता है, परचेजिंग पावर कितनी है उसके, पॉकेट मनी उसके पास कितनी है, पॉकेट में पैसा कितना है खरीदने के लिए, या फिर पैसा कितना है उसके पास में कोई चीज़ खरीदने के लिए। तो परचेजिंग पावर इज़ 1/CPI। रियल वेज इज मनी वेज अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इंटू 100, और जो रियल वेज होता है मनी वेज अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इंटू 100 करेंगे तो रियल वेज निकल आएगा उसमें। सो एग्जांपल दे रखा है, इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन गिव्स अस क्वांटिटेटिव फिगर अबाउट द चेंज इन प्रोडक्शन इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। और जो IIP हमने निकाला है तो वो उससे क्वांटिटेटिव फिगर आती है कि कितना चेंज आया है क्वांटिटेटिवली, कि कितना ज़्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है या कम हुआ है, वो IIP से निकाला जा सकता है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंडेक्स प्रोवाइड्स अस रेडी रेकनर ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चरल जो इंडेक्स है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंडेक्स है, तो वो एग्रीकल्चर में कितना ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है वो वैल्यू पता लगाई जा सकती है इंडेक्स से। सेंसेक्स से हमने देख लिया जैसे कि स्टॉक्स इंक्रीज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो पैसा इन्वेस्टर्स को लगाना चाहिए या नहीं चाहिए, कि इंक्रीज हो रहा है तभी लगाएंगे, यानी सेंसेक्स बढ़ रहा है तभी लगाएंगे पैसा। सो वेयर कैन वी गेट दीज इंडेक्स नंबर्स, कहाँ मिल सकते हैं ये इंडेक्स नंबर अपने को? सम ऑफ द वाइडली यूज्ड इंडेक्स नंबर्स WPI, CPI, इंडेक्स नंबर ऑफ यील्ड ऑफ प्रिंसिपल क्रॉप्स, इंडेक्स नंबर, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडेक्स ऑफ फॉरेन ट्रेड आर अवेलेबल इन इकोनॉमिक सर्वे। तो जो इकोनॉमिक सर्वे होता है अपना, उससे ये सारे इंडेक्स नंबर ले सकते हैं। So conclusion of the chapter is estimating the index number enables you to calculate a single measure of change of a large number of items. Index numbers can be calculated for price, quantity, volume, etc. Index number जब आप calculate कर लो, इससे हम क्या कर सकते हैं, फिर जो एक सिंगल मेजर होता है उसको हम चेंज कर सकते हैं। लार्ज जो नंबर है आइटम्स है उनका एक सिंगल, जैसे कि हमने एक मेजर एक इंडेक्स वैल्यू निकाल ली कि सारे मान लो कि 10 कमोडिटीज़ का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो वो कितने परसेंट हुआ, मान लो 50%। सो एक हमने क्या वैल्यू निकाल ली, एक हमने नंबर निकाल लिया, जिससे सारा हम आइडिया ले सकते हैं। So it is also clear from the formula that the index numbers need to be interpreted carefully. The items to be included and choice of base period are important. Index numbers are extremely important in policy making as is evident by their various uses. So index number कैसे निकालना है, उसके बहुत से formulas है। इंडेक्स नंबर निकालने के लिए बेस ईयर क्या लेनी चाहिए, वो भी ढंग से लेनी चाहिए, और इंडेक्स नंबर निकालना है तो रेलेवेंट डाटा कौन सा लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। सो विद दिस चैप्टर इज़ ओवर। फिर अगली क्लास में कल हम क्या है कि जो लास्ट चैप्टर है वो शुरू करते हैं। सो टिल देन हैव अ नाइस डे।